बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम। यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा 24 न्यूज़ पर। हाउ आर यू गाइस एवरीवन? ओके, अच्छा जी, आज मैं बात करूंगी उस लिहाज से जिस लिहाज से मुझे बहुत एक अजीब सी फीडबैक आ रही है। ठीक है, आई एम नॉट फैट एट ऑल, एवरीबडी नोज इट। जब आप मेरे इंस्टा रील्स देखते हैं, आप मेरे सोशल मीडिया पे रील्स देखते हैं, जब आप मेरा सारा काम देखते हैं, कहीं से मैं मोटी नहीं हूँ और ना मुझे मोटापे का शौक है। मैं इतनी ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस लड़की हूँ, मतलब पूरी इंडस्ट्री में अगर किसी को हेल्थ का कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ का इशू है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं अपने दिमाग में लेके बैठती हूँ। मुझे कोई छोटी सी भी बात कह देना तो मैं जाके अपना टेस्ट कराना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि मुझे इस बात का पता है कि सेहत है तो आप हैं, आपकी सेहत नहीं है ना तो आप दुनिया में ना यहाँ पे बैठ के शो कर सकते हैं, ठीक है ना, मैं अपनी बच्ची पाल सकती हूँ ना, आप अपने घर को देख सकते हैं ना, आप पैसा कमा सकते हैं ना, फिर आप घरदारी देख सकते हैं ना, लोगों से मिलजुल सकते हैं, और दूसरा आपका मूड अच्छा नहीं रहेगा, ना क्रिएटिव माइंड होंगे, ना पढ़ सकेंगे, ना लिख सकेंगे, कुछ नहीं कर सकते आप जब तक आपकी सेहत नहीं है। तो सबसे पहली तो दोस्ती हमें हमारी सेहत के साथ करनी है ना। तो फिर जब मैं कभी कभी देखती हूँ ना कि मेरे मैं बहुत मोटी आ रही हूँ, कल भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि फ़िज़ा जी आप जो हैं अपनी मोबाइल के पिक्चर्स में इतनी अच्छी आ रही होती हैं, अपने मोबाइल की रील्स में इतनी अच्छी आ रही होती हैं, तो आप ये अपने मॉर्निंग शो में इतनी मोटी क्यों आ रही होती हैं? वो मैं मोटी इसलिए आ रही होती हूँ कि देखें ये है मेरी फ्रेम, ठीक है, मुझे क्लोज़ करेंगे ज़्यादा इस फ्रेम तक, क्योंकि टीवी की जो मीडियम होती है, मगर जब मुझे अब आते जाए बस इससे ज़्यादा मैंने अब आपको दिखाना नहीं है, क्योंकि वो फिर ऐसा लगता है मैं मॉर्निंग शो नहीं हॉरर शो शूट कर रही हूँ। जब मेरे कैमरा को यहाँ रख देंगे मेरे, तो कैसा लगेगा? अब ये बोतल है, दूर है, अच्छी लग रही है, छोटी भी लग रही है, इसको मैं आंखों के पास लाऊंगी, यहाँ रख दूंगी तो मैं अजीब सी, ये बोतल मुझे क्या लगेगी? वो बोतल जो मुझे पूरी डायरेक्शन में दिख रही थी यहाँ से खूबसूरत, वो मैं यहाँ रख दूंगी तो ये कैसी लगेगी? मेरी आंख को खूबसूरत नहीं लगेगी। उसी तरह जब मेरे मुंह पे कैमरा रख देते हैं ना, तो मैं फिर वहाँ से अच्छी नहीं लगती, मुझे ऐसा लगता है मैं हॉरर शो होस्ट कर रही हूँ, मैं मॉर्निंग शो होस्ट नहीं कर रही। तो आज सब मेरे कैमरामैन भाइयों से रिक्वेस्ट है, ख्याल कीजिए, आप ही की होस्ट हूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप मेरे भी ज़रा इमेज का ख्याल रखिए, मैं मोटी नहीं हूँ, मुझे मोटा ना दिखाएं, ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, ये वाली बात हो गई। दूसरा हम बात कर रहे थे सेहत के ऊपर, और सेहत हज़ार नेमत है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर हम क्या करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। हमें कुछ हो जाए, कोई बुखार हो जाए, कोई खांसी हो जाए, कोई नज़ला हो जाए, कोई वायरस हो जाए, कोई ऐसी कोई भी चीज़ हमारी जिस्म को अटैक कर ले, तो हम क्या कहते हैं, यार दिखा देंगे, एक दो दिन देखते हैं, यार चलो ठीक है अगले हफ्ते चले जाएंगे, यार कुछ नहीं मैं घर में ठीक कर लूँगी, यार मैंने तो ये खा कर ठीक हो जाए, यार ये मैंने 2 गोलियाँ खानी है, सर दर्द ख़त्म। क्यों यार, हम ऐसा क्यों करते हैं? हम अपना सबसे पहले अपनी सेहत को आगे क्यों नहीं रखते, तरजीह क्यों नहीं देते? क्योंकि अगर हम ठीक हैं तो हमारी वजह से हमारे पूरे घर वाले ठीक हैं, हमारी घर गृहस्थी ठीक है। जब हमारा ही मूड अच्छा नहीं है, जब हमसे ही काम नहीं होगा, जब हमारी तबीयत में एक तेज़ाबियत है और एक गुस्सा है, चिड़चिड़ापन है, तो वो कोई वजह तो है ना, उसकी वजह कुछ सेहत से जुड़ी होगी ना। ऐसे ही होता है। अब मैं आपको बड़ी मजे की बात बताऊँ, कल हमारे शो पे जो हकीम साहब आए थे, उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा नुस्खा दिया। हमारी अम्मी कराया करती थी बहुत पहले कि काली मिर्चें 7-8 दाने लो साबुत, तो दांत में हल्के से चबा के तो कोई भी पानी का ऐसे घूंट जो है ना उससे निकल लो। कुछ चीज़ें हमें पता होती हैं, हम भूल जाते हैं। तो जब मैंने कल की ना, मैं ऐसे जैसे बिल्कुल ना जवान हो गई, बच्ची हो गई, ऐसे मुझे इस तरह की फीलिंग्स आई। तो ये घर के छोटे छोटे किचन के ऐसे नुस्खे हैं जो अगर हम अपनी ज़िंदगी में अपनी सेहत के साथ थोड़ा सा इस्तेमाल करें। अदरक का हमें पता है इस्तेमाल जो है वो गैस भी दूर करता है, आपकी तेज़ाबियत से भी आपको बचाता है। फिर उसके अंदर इतने अच्छे जो है ना, मैं कहती हूँ चीज़ें पाई जाती हैं कि आप अगर उसके कावों में आप उसको डालें, खानों में ऊपर डाल के खाएं, तो कितने कितने इफ़ादियत है हमारी एक छोटी छोटी सी इतनी सी जड़ी बूटी की, एक अदरक में, ठीक है। हल्दी की इफ़ादियत हमें पता है, जिस्म में भी दर्द हो कुछ हो, मैं जैसे बताया मैं जिम जाना शुरू, मुझे क्रैम्प्स पड़ जाते हैं, तो रात को हल्दी वाले दूध से ठीक हुई हूँ। मतलब मैं रोज़ कह रही हूँ फ़राल को मुझे घंटे घंटे दबा रही है, मैं ठीक नहीं हूँ, तो हल्दी वाले दूध से ठीक हो गई, ठीक है। उसमें मैंने हल्की सी वो ज़ाफ़रान डाली है, ठीक हो गई। तो ये सारी चीज़ें हमारे किचन में, हमारे घर में, मगर हमें पता सब कुछ होता है, ख्याल नहीं रख रहे होते हम, आदत हो जाती है हमारी, हम कहते हैं यार कोई हमारा ख्याल रखे। हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं करनी कि कोई हमारी सेहत को आके देखेगा, हमें लगता है कि हमें अपनी सेहत को खुद देखें। ऐसे ही है। इसी तरह हमारे जितने भाई हज़रात हैं ना, वो भी जब घर से बाहर निकलते हैं,
हम ऐसे ना जानबूझ के ना भूल जाते हैं सब कुछ, कभी वॉलेट भूल जाएंगे, कभी ये भूल जाएंगे, कभी वो। चलो ठीक है, आप चाहते हैं वॉलेट भूल गए, कुछ हो गया, आपकी बेगम आपको दरवाजे तक देने आए, आप फिर उसको एक नज़र और देखें, वॉलेट लें और फिर मुस्कुरा के चले जाएँ, वो बात अलग है। या बीवी का माथा चूम के चले जाएँ, वो बात अलग है। मगर अपना ख्याल नहीं रखना, मतलब नाश्ते किए बगैर जाना, मैं बाहर कुछ खा लूँगा, बाइक पकड़ी, घुर्र, बच्चा बिठाया पीछे, स्कूल छोड़ा और ख़ुद चले गए। अब नाश्ता अगर बहुत भूख भी लगी तो क्या खाया बाहर जाके, नान चने, वो गंदे सोडे वाले नान, फिर उसके बाद वो चने, गंदे चने, पता नहीं कैसे पानी में उबलते हों, उसके अंदर कौन से पानी का शोरबा डालता हो, ये क्या साफ़ पानी होता होगा, मिनरल वाटर होता होगा या फ़िल्टर पानी होता होगा, पता नहीं कैसे कैसे गंदे हाथ डलते होंगे, है ना। कभी कोई ऐसे ऐसे करके तो मसाला चखता होगा। आए ब्रेक के बाद मिलते हैं। यू वॉचिंग मॉर्निंग विद फ़िज़ा। हम अभी बात करने लगे एक ऐसी पर्सनालिटी से नाज़रीन, जो मैं कहूँगी, हम कहते हैं ना बहुत से लड़के हीरो हैं, लड़कियां भी आगे बढ़ रही हैं और इस तरह से आगे बढ़ रही हैं कि मैं बताऊं पूरी दुनिया में ऐसे कारनामे अंजाम दे रही हैं, वो काम कर रही हैं जो मेरी जैसी आपकी सोच भी नहीं कर सकती। मैं खुद यहाँ बैठ के सिर्फ मॉर्निंग शो करती हूँ, रात को कुछ रिसर्च करके आपके सामने बोल देती हूँ, कोई नई बात पता चलती है तो वो डिस्कस कर लेती हूँ, यू नो। बट तीर कमान जो है वो मैंने कोई नहीं मारा ना, आप मार पा रहे। जिस पर्सनैलिटी से मैं अभी आपकी बात कराने लगी हूँ ना, वो तो यार आसमानों को छू रही हैं यार, ऐसी खलाई दुनिया पे जाके सैर सपाटा कर रही हैं, वो तो ऐसी खलाई दुनिया को देख रही हैं कि हम इछड़ा जाने के काबिल नहीं हैं और वो जाके खला में घूम रही हैं। जी जनाब, मैं इतनी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी से भी आपकी बात कराने लगी हूँ। नमीरा सलीम है हमारे साथ, एस्ट्रोनॉट हैं, और मैं आपसे बात कराने लगी उनकी, आपको बताएंगी कि उन्होंने कौन से ऐसे ख्वाब देखे थे जो पूरे हुए, कैसे मिशन थे, क्या इरादे थे कि आज हम सबसे आगे हैं और इतना कुछ कर रही हैं जो कोई भी नहीं कर पा रहा, और पाकिस्तान की पहली खलाबाज खातून हैं। मतलब आप ये सोचें कि इन्होंने माउंट एवरेस्ट से स्काई डाइव भी किया हुआ है, बड़ी बात है। निम्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। निम्रा जी, अल्लाह ताला ने प्यारा भी बनाया, इतनी खूबसूरत, ठीक है। आप उसके बाद आप लड़कियां खूबसूरत होती हैं तो कहती हैं कि यार हमने सैलून्स के चक्कर लगाने हैं, हमने बाल का ख्याल सही रखना है, नेल्स लगवाने हैं, तो पता नहीं क्या क्या, यही सारा दिन ब्यूटी कॉन्शियस में टाइम गुजरता है। आप ये किस सोच में बैठी नहीं कि आपने खला में जाना है, इधर घूमना है, और ये हौसला, ये जज्बा, ये पैशन, कोई डर नहीं, खौफ नहीं, और पूरी दुनिया में आप पाकिस्तान का नाम रोशन करिए, और पाकिस्तान की पहली आप खातून हैं। तो आप क्या कहेंगी जो माउंट एवरेस्ट से आपने स्काई डाइव भी किया? सबसे पहले तो वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, और बहुत बहुत खुशी है मुझे आपसे बात करते हुए। क्या कहेंगी? थैंक यू सो मच। वेल, स्पेस में जाने का ख्वाब तो मैंने बचपन से ही देख लिया था, ख्वाब लेके ही पैदा हुई थी, तो कोई खौफ नहीं था। अच्छा। और ये ड्रीम मैंने सारी जिंदगी इसमें बिलीव किया और इसको अलाइव रखा, और हमारी दुनिया में स्पेस जो है वो प्राइवेटाइज हो गई है, कमर्शलाइज हो गई है, जिसकी वजह से मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं एक टिकट लेके स्पेस का, तो अपनी पर्सनल रिसोर्सेज और पेरेंट्स के सपोर्ट के साथ स्पेस में जा सकूं। और ये ख्वाब, इसका काफ़ी लंबी जर्नी थी। 2006 में मुझे गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था एज द फर्स्ट पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट, नॉट जस्ट द फर्स्ट फीमेल। और इसमें 18 साल लगे, और लास्ट ईयर एग्जैक्टली एक साल पहले 6 अक्टूबर 2023 को मैं स्पेस में सक्सेसफुली जाके पाकिस्तान का झंडा लहरा के तो वापस आई हूँ। अरे वाह, मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ अबाउट दैट। माशाल्लाह, हम आपसे ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। मुझे बताइए, खला में सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि वहाँ पे अहमियत किस चीज़ की होती है? आपको वहाँ जाके सबसे पहले जो फीलिंग्स आई वो क्या थी? कोई ट्रेनिंग थी? खला में सबसे ज़्यादा तो, हाँ, पहले तो ऊपर जाते हुए जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे बॉडी पे, तो उस वक्त तो बहुत प्रेशर था पूरी बॉडी पे। लेकिन जब हम खला में पहुंचे तो हमने अपनी सीट बेल्ट खोली और हमने फ्लोट अराउंड किया, तो कोई प्रेशर नहीं था बॉडी पे, और हम बिल्कुल लाइट फील कर रहे थे, लाइक अ फेदर। अच्छा।
और उसके बाद बस वो 3 मिनट का टाइम था जो हमने खला में फ्लोट किया, और फिर उसके बाद वापस सीट बेल्ट बांध के तो फिर जो डिसेंट था बैक टू अर्थ, वो भी बहुत ज्यादा प्रेशर था उसका बॉडी के ऊपर। खला में कितनी देर रही आप? 15 मिनट? 15 मिनट नहीं थी, पूरी फ्लाइट तो 1 घंटे की थी, लेकिन जो हमें अपॉर्चुनिटी मिली थी सीट बेल्ट खोल के फ्लोट करने की, हाँ। जीरो ग्रेविटी में, हाँ। जहाँ पे हम फ्लोट करते हैं लाइक अ लाइट फेदर, उसमें 3-4 मिनट का एक्सपीरियंस था वो। वाह वाह। उसमें हमने फिर अपनी विंडो से जो है अर्थ को देखा और स्काई को देखा, जैसे ऊपर जाके दिन दहाड़े वो ब्लैक स्काई बन जाता है बिकॉज वी आर इन स्पेस। तो स्काई ब्लैक था और उस दिन हाफ मून था, तो बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था उस दिन। वंडरफुल वंडरफुल। तो जब आपने जैसी खला में आप गई ऊपर, बिल्कुल रियलिटी, सारी चीज़ें जो एक एक्सपेक्टेशंस थी, एक जोश था, एक खुशी थी, एक्साइटमेंट थी, वहाँ पे क्या फीलिंग्स थी उस वक्त जब आपको 3-4 मिनट के लिए खला में छोड़ा गया? और कोई ऐसी चीज़ जो आपने देखी बड़ी इंटरेस्टिंग सी, जिसको देख के आप बार बार गौर से देख रही हो, समझ रही हो, यार कायनात है हमारे, अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत दुनिया, खला, इंसान, चरिंद परिंद, हर चीज़ ऐसी ऐसी बनाई है, तो वो चीज़ कुछ ऐसी जो आपको वहाँ पे देखने को मिली और आप बड़ी एक्साइटेड हुई हो कि यार वाह? सबसे इम्पोर्टेंट चीज हर एस्ट्रोनॉट देखता है खला में जाके, वो है अर्थ फ्रॉम स्पेस, जिसकी बॉर्डर्स और बाउंड्रीज हमें वहाँ से नजर नहीं आती। अच्छा। तो दुनिया जो है बहुत वहाँ से एक दुनिया लगती है इन अ वेरी बिग यूनिवर्स, तो वो देख के इंसान फैसिनेट होता है। और सारे एस्ट्रोनॉट्स वापस आके यही बात करते हैं कि खला से कोई पॉलिटिकल बाउंड्री या बॉर्डर नजर नहीं आता। हाँ। और हमें जो है उस दिन क्योंकि हाफ मून डार्क स्काई में नजर आया, वो बहुत खूबसूरत था। लेकिन कोई भी ऐसा मिशन जो होता है उसके अंदर प्रेशर्स भी बहुत होते हैं, तो प्रेशर्स भी बहुत थे, स्ट्रेस भी बहुत था, और अपनी स्पिरिट को ऊपर रखना और हर चैलेंज का सामना करना, वो एक अलग स्टोरी थी। वाह। तो मतलब हर मुश्किल काम में चैलेंजेस तो होते हैं और फिर तो मुझे बताएं मीरा जी, कोई और अगर जाना चाहे, किसी का ऐसा ख्वाब हो, तो अगर आप किसी के ख्वाब की ताबीर पूरी करा सकें, कुछ गाइड कर सकें कि किस तरीके से इस अपॉर्चुनिटी को हासिल कर सकते हैं, एक्सपेंस क्या क्या आता है, किधर कांटेक्ट करना पड़ता है, किधर एप्लीकेशन देनी पड़ती है, किधर सीखना पड़ता है, तो इट वुड बी वेरी नाइस फॉर देम। देखिए, जो वर्जिन गैलेक्टिक है उसके साथ तो अभी ऑलरेडी 700 कस्टमर्स हैं जो वेट कर रहे हैं, तो उसमें तो बहुत लंबा वेटिंग टाइम है। जब मैंने स्पेस का टिकट लिया था तो वो $2 लाख का था। अब वर्जिन के साथ यही टिकट $4.5 लाख मिनिमम है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। और भी कंपनीज है जो ऑफर कर रही है, मगर वेटिंग पीरियड होता है, फ्यू $1 million का टिकट है। ये जो क्विक फ्लाइट है स्पेस की, जो 1 घंटा या 9 मिनट तक की फ्लाइट्स भी हैं। तो हमारी फ्लाइट तो 1-1.25 घंटे की थी, लेकिन कुछ फ्लाइट्स हैं जो 9 मिनट में आ जाती हैं, बिकॉज वो ऊपर जाती हैं रॉकेट की तरह, तो वो बहुत जल्दी वापस आती हैं। और वो ज्यादा इतनी ज्यादा सेफ नहीं है बॉडी पे जितनी हमारी वर्जिन गैलेक्टिक है, बिकॉज वो एज अ मतलब मदरशिप के साथ ऊपर जाती है 50,000 फीट, और वहां से फिर वो टेक ऑफ करती है, तो वो बॉडी पे ज्यादा आसान होता है वो एक्सपीरियंस। तो इसके लिए यही है कि हमें अपने मुल्क में प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस को इंकरेज करना चाहिए, और जो हमारे इंजीनियर्स हैं, हमारा जो टैलेंट है, वो अपनी स्पेस लाइन बनाने की कोशिश करें और अमेरिकन के साथ पार्टनरशिप करें, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, स्पेस फेयरिंग नेशंस हैं, उनके साथ पार्टनरशिप करके सीखें। क्योंकि प्राइवेटाइजेशन ऑफ स्पेस में तो आप किसी भी कंट्री के साथ काम कर सकते हैं। ऐसे ही है। तो इससे ये होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मुल्क में भी क्रिएट होंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्पेस में जा सकें, और साइंस और स्टेम एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। अच्छा, माउंट एवरेस्ट से सबसे ऊंचा पहाड़, उससे आपने स्काई डाइव की, राइट? और वहाँ पे तो इतना ठंडा मौसम होता है, इतनी सर्दी होती है, मतलब इफ़ यू टॉक अबाउट नॉर्थ पोल, वो तो बिल्कुल अटलांटिक वाले ऐसे एरियाज़, ऐसी जगहें हैं जहाँ पर तो फ्रीजिंग पॉइंट होता है। वहाँ से स्काई डाइव करना इट्स नॉट इजी। उसकी क्या प्रैक्टिस थी, वो कैसे ख्वाब देखा भाई, वो कैसे पूरा हो गया? असल में जब स्पेस फ्लाइट के लिए मैंने साइन अप किया तो उसमें टाइम बहुत लग रहा था, 18 साल लगे। तो सबसे पहले जब मैंने 2006 में कितने साल लगे? 18 साल? टिकट खरीदा। जी जी, Okay. 2006 में मैंने टिकट लिया था। हाँ। और 2023 में मेरी स्पेस फ्लाइट हुई है। वाह। तो इस दौरान मैंने 2006 में जब टिकट लिया तो 2007 में
मैंने ये रिकॉर्ड कायम करना चाहा कि मैं फर्स्ट पाकिस्तानी कुतुब शुमाली पे बनूं, और फिर फर्स्ट पाकिस्तानी 2007 में मैं कुतुब जनूबी पे गई, और फिर 2008 में मैं जो है स्काई डाइव करने गई माउंट एवरेस्ट पे। क्या बात है। तो ये 3 पोल्स ऑफ द वर्ल्ड थे जिनको मैंने कॉन्कर किया बिफोर ब्रेकिंग द ऑर्बिट एंड स्पेस में जाने से एवरीबॉडी कैन सी द पिक्चर्स एज वेल। वो स्काई डाइव जो करी उनकी वहाँ पे भी फोटोज हम साथ चला रहे हैं, ठीक है, वो भी देखते रहिए कि क्या नज़ारे हैं खूबसूरत, और बता भी रही, एक्सप्लेन भी कर रही हैं जी। वो जी बोलिएगा जी साथ साथ। मतलब नेपाल की इतनी खूबसूरत ऐसी ज़बरदस्त ऊंची ऊंची पहाड़ियों से एक खातून होके, एक लड़की होके तो स्काई डाइव करी। अच्छा, मैं एक और पर्सनल सवाल है आपसे, इफ़ यू अलाउ। आपकी फैमिली में आपको सपोर्ट है? मतलब आप पे कोई गुस्सा करता है, कोई मना करता है, या फिर लाइक आप अपनी थोड़ा सा बताएं कि सपोर्ट किसकी आपको? एक बीइंग ए विमेन, एक लड़की, उसको पीछे से सपोर्ट किसकी है यार? क्योंकि हमारे घर में बहुत कुछ होता है, लड़की ये नहीं करेगी, बाहर नहीं जाएगी, और हम तो अंडे लेने नहीं जा सकते भाई, ठीक है, अगर हमारे घर में भाई भाई मौजूद है। और आप माशाल्लाह पहाड़ों से कूद रही हैं, स्काई डाइव कर रही हैं, आप खलाओं में घूम रही हैं, तो ये पीछे किसी की सपोर्ट है, किसकी है वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। बचपन में तो पेरेंट्स की सपोर्ट थी। जब टिकट लेने का वक्त आया तो जाहिर है लड़ाई हुई बहुत, और मदर ने मना कर दिया था कि अनसेफ है, ना करो, लेकिन वो तो मैंने फाइट करके टिकट लिया। हाँ। फिर जब तक मेरी स्पेस फ्लाइट हुई तो बोथ माय पेरेंट्स पास्ड अवे, तो सपोर्ट तो मुझे ऐसा किसी का भी नहीं है। अच्छा। जो मैं करती हूँ मैं खुद ही करती हूँ अब, और जो आता है इस दुनिया में अकेला आता है, अकेला जाता है, तो ऐसा कोई सपोर्ट मेरे पीछे नहीं है। ये सब मेरी अपनी स्पिरिट और मेरा विजन है, मेरे ड्रीम्स हैं जो मैंने आई हैव स्टक टू देम एंड प्रीटी मच अगेंस्ट द फैमिली विशेस। अरे वाह नमीरा जी, देखिए हमें नमीरा जी ने यहाँ पे एक और भी अच्छा ज़बरदस्त मैसेज दिया है, अगर आप गौर से बात समझें। उन्होंने कहा है कि अगर पीछे किसी के पेरेंट्स ना भी हों और घर वाले ऐसे ना हों, तो अगर अकेली लड़की भी है, माशरे में कुछ करना चाहती है और उसको सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सबसे पहले वो खुद अपने आप की अपनी सपोर्ट है, क्योंकि जब आप अपने आप को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे। इट्स दैट द मीनिंग एक्चुअली। अगर आप गहराई तक जाएं तो आपको समझ आएगी। नमीरा जी, कोई ऐसा मैसेज जो आप हमारे पूरे पाकिस्तान की लड़कियों को देना चाहती हैं? ओवर टू यू। आई थिंक स्पेस ट्रैवल इतनी आसान चीज नहीं है, और ये एक बहुत बड़ी अकम्पलिशमेंट है, वो भी फ्रॉम अ वुमन कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, जिसने प्राइवेटली अपने रिसोर्सेज से ये स्पेस फ्लाइट की। और आई थिंक इसको इनकरेज करना चाहिए, मुल्क में इसकी रिकग्निशन ज्यादा होनी चाहिए। एग्जैक्टली। लेकिन कोई ऑफिशियल रिकग्निशन आज तक नहीं मिली अबाउट दिस। हाँ, प्राइवेट मीटिंग हुई है, प्राइवेट 1-on-1 मैंने फ्लैग्स प्रेजेंट किए हैं जो मैं स्पेस में लेके गई, लेकिन मुझे जिस तरह से रिकग्निशन मिलनी चाहिए थी वो बिल्कुल नहीं मिली, जिससे देख के दुख तो होता है, क्योंकि आई थिंक इंसान की मोटिवेशन के लिए जरूरी है कि उसको सपोर्ट मिले। लेकिन मैं उस सपोर्ट के लिए कुछ नहीं करती, मैं जो करती हूँ मैं अपनी लिमिट्स को टेस्ट करने के लिए करती हूँ। अरे वाह, मगर दैट्स द पॉइंट। यार नवीरा जी, थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। लाहौर आएँ मेरे पास तो ज़रूर मुझसे मुलाकात कीजिएगा। आई वुड लाइक टू सी यू, मीट यू। You're such a brave girls, brave lady, and आप जैसी जो खातून है, आपकी वजह से हमारे पूरे मुल्क का नाम रोशन हो रहा है। और मैं दुआ करूँगी कि जिस तरीके का काम आपने किया है इसकी पजीराई बहुत अच्छे लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे, पूरी दुनिया में इसको तरीके से उस लिहाज से मिलनी चाहिए जिस तरीके की आप डिज़र्व करती हैं। आज वैसे भी इंटरनेशनल वो है ना डे, कौन सा डे है आज? डे ऑफ गर्ल चाइल्ड है ना? हाँ, तो आज वैसे भी ये वाला डे है, मनाइए। और इस पर हम बात भी करेंगे आज हमारी ब्रेक के बाद, इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे ब्रेक पे। ये याद रखिएगा कि कोई बात करनी है, पूछना है तो मुझे कॉल कीजिए, कॉल करके हमारे मज़ीद जितने भी हमारे कॉन्सेप्ट उस पर आप डिस्कस कर सकते हैं। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। नाज़रीन, इतने अच्छे गेस्ट मेरे पास मौजूद हैं, अभी बोलते हैं तो बस इनकी मिसालें जो है वो ऐसे वायरल होती हैं। हमारी इतनी रील्स इतनी वायरल होती हैं जब ये बोल रहे होते हैं ना, वो हर घर में हर एक के मोबाइल पे पड़ी होती हैं।
मैं भी थोड़े दिन पहले अमेरिका गई हुई थी, वहाँ पर मुझे लोग इनकी ना रील ऐसे दिखा रहे थे कि फ़िज़ा जी आपकी शो पे आते हैं, वो इतना अच्छा समझाते हैं, ऐसा एलेबरेट करते हैं, हमें बड़ा मज़ा आता है। इनको प्लीज़ जो है ना मज़ीद बुलाया करें। तो हमने आपकी ऑन डिमांड फरमाइश पे जो है दोबारा इनको बुलाया। हमारे पास मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर काशिफ फराज साहब, साइकोलॉजिस्ट है, और आज हम बात करेंगे बच्चों के ऊपर, जो हमारी ज़िम्मेदारियां हैं। और बच्चे जो है ना, उनको लेके माँ बाप इतने परेशान हैं क्योंकि उनकी तरबियत जो है ना, उसका हिस्सा 7 साल की उम्र तक, लोग कहते हैं कि 7 साल की उम्र तक सही वाली तरबियत दे दो, उसके बाद आपकी सारी ज़िंदगी आसान है। तो अब हम काशिफ साहब से पूछेंगे कि इसमें क्या एग्जैक्टली क्या राइट सही है। मगर मैं आज काशिफ साहब को थोड़ा टास्क में डालूंगी, मसला ये करूँगी सवाल कि हमारी तो पेरेंट्स की भी तरबियत होने वाली है, तो फिर जब पेरेंट्स की ख़ुद की अपनी तरबियत नहीं हो, बच्चों को क्या तरबियत देंगे। तो ये जो यंग पेरेंट्स हैं, ये कैसे अपने बच्चों को जो है ना राह रास्त पे लेकर आएँ, ज़िंदगी सिखाएं, चलना फिरना, बैठना उठना, बात करना, कॉन्फिडेंस, एवरीथिंग। काशिफ साहब ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम, कैसे? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक। किसकी शादी में आया? इतने प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। क्या अपनी शादी को बार बार याद नहीं रखना चाहिए? काशिफ साहब ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऐसी प्यारे लगा कीजिए। मुझे बताएं काशिफ साहब, ये बच्चों की जो तरबियत है, इसके बारे में आज हमारा टॉपिक है। ये जो खुद एतमादी, खुद शरी और ये जो ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं बच्चे, ये किस एज में हो जाते हैं, कैसे हो जाते हैं, इससे कैसे बचा जा सकता है, बच्चों की तरबियत कैसे की जा सकती है? जी थैंक यू वेरी मच। पहले तो मुझे प्रवीण शाकर याद आ गई, वो कहती हैं जुगनू को दिन के वक्त परखने की ज़िद करें। वाह। जुगनू को दिन के वक्त परखने की ज़िद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। आय हाय। अब बात यह है, जिन बच्चों की आप बात कर रहे हैं, वो जहां मेरा और आपका IQ एंड EQ जाके रुक जाता है, वहां बच्चों का शुरू होता है। अच्छा। जहां मुझसे मोबाइल का, जहां मुझसे लैपटॉप का, जहां मुझसे टैब का कोई इशू हल नहीं होता, बच्चे कहते हैं इधर लाएं पापा, आपको क्या पता। ऐसे ही है। आज का बच्चा जो है वो आपसे, मुझसे या हमारी जनरेशन से, या आप बाद में आप आई हैं, या आपके बाद वाली जनरेशन से बहुत आगे है। सही। इनकी तरबियत करने के लिए इनसे एक कदम आगे होना पड़ेगा आपको। अभी आपने इंटरव्यू में बहुत अच्छी बात की, पेरेंट्स की तो अपनी तरबियत नहीं है, बच्चों की तरबियत कैसे करेंगे। फिर सवाल ये है कि जो हमारे बड़े थे, उनकी तरबियत कैसे हो गई इतनी अच्छी। हाँ। उसकी वजह ये थी, जॉइंट फैमिली सिस्टम हुआ करता था। कोई दादा दादी को, नाना नानी को, ताया ताई को, फुफो घर में हुआ करती थी। अब प्रॉब्लम ये है कि हम रिस्क की तलाश में मुख्तलिफ शहरों में बट गए हैं, ट्रेनिंग नहीं रह गई हमारी। वो बड़े जो ट्रेनिंग करते थे, किस तरह बच्चों को पालना है, सुलाना है, मसाज करना है, दूध पिलाना है, पानी में क्या डाल के पिलाना है, अब हमें खुद ही नेट से हेल्प लेनी पड़ रही है। एक छोटा सा कट आपकी यहाँ पे बाद में बोलूँगी, क्योंकि मैं इसको एग्री करते हुए लोगों को भी मैं चाहूँगी ज्वाइन करें, हमारी इस बात से कनेक्ट हो। कितनी सही बात बोली है। आजकल की औरत को बड़ा शौक है ना कि भाई मेरी शादी हो तो मैं अलग रह के अपने मियाँ के साथ जो है ना उसके साथ अय्याशी करूँ, जितने भी बच्चे होंगे पाल लूँगी, कर लूँगी, मैं अकेले कर सकती हूँ, तीर मार से। मगर वाकई हम लेके तो उनके माँ बाप से, उनके भाइयों से, बहनों से, जॉइंट फैमिली उससे दूर ले जाते हैं लड़के को। मगर एंड ऑफ द डे होता क्या है, वही बच्चा अगर जॉइंट फैमिली में छोटा सा बच्चा बदतमीज़ी करेगा, कोई चीज़ मुंह में उठा के डाल देगा, नंगे तार को हाथ लगाने की कोशिश करेगा, किसी प्लग की सुराख में उंगली डालेगा, या कोई भी ऐसी सीढ़ियों से वॉकर से गिरने लगेगा, कुछ भी होगा, 10 लोगों की आंख होगी, दादी दादा देवर देवरानी लोग घर देखेंगे। जब आप अकेले होते हैं ना, तो फिर अकेले चिकचिकों का, सारी चीज़ों का आप शिकार होते हैं, सब कुछ आपको खुद देखना पड़ता है। और होता क्या है कि फिर आप अपने मियाँ का दिमाग ख़राब करते हैं, ठीक है, और ना ही तो सही तरबियत दे सकते हैं, ना सही टाइम दे सकते हैं। तो जॉइंट फैमिली के बड़े फ़ायदे, बुज़ुर्ग चौकीदार होते हैं घर के, ये बात। अब आप ओवर टू यू। मगर मैं आपकी इस बात पे इतना खुश हुई। अच्छा, बच्चों की तरबियत पे जो हम बात कर रहे हैं, तो उसमें हम बेटी की तरबियत पे भी ज़रूर बात करेंगे कि बेटी की तरबियत जो है, एक बच्ची की जो तालीम है, उसको पालना, तालीम देना, उसको बाख्तियार बनाना, इस बारे में क्या कहेंगे। इज्तिमाई तरक्की का ख्वाब होता है, तो ये आप इस बारे में ज़रूर बात करें, क्योंकि तालीमी याफ्ता जो एक ख़ातून है, वो ना सिर्फ सेहतमंद ख़ानदान की ज़ामिन होती है, बल्कि वो माशी तरक्की में मर्दों के साथ शाना बिशाना एक अच्छा काम भी, एक किरदार भी अदा करती है, बहुत नुमाया किरदार अदा करती है। ऑनेस्टली एक ऐसी काबिल और ऐसी नस्ल परवान चढ़ाती है जो अपनी जो रिवायात से एक इक़दार से आशना होती है। और अगर आप बात करें लड़कियों की जो तालीम है, उसमें अगर कम उम्र की जो शादियां हैं, उसमें गुर्बत जो है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये जो
टेंशन, परेशानियां घर की, ऑल दैट, ये सब तालीम की कमी की वजह से हो सकता है। तो लड़की अगर तालीमी याफ्ता है तो वो ज़िंदगी के बेहतर फ़ैसले करने की सलाहियतें बहुत अच्छी रखेगी हर तरीके से। पाकिस्तान में प्राइमरी और सेकेंडरी जो स्कूल्स हैं उनकी सतह पर 10 से 12% जो है आप देखें कि उसमें नुमाया तरीके से कमी देखी गई है कि कोई ऐसी बच्चियाँ नहीं जो तालीम हासिल करें। तो बच्चियों के साथ ख़ास तौर पर हमें ऐसे जो है ना इम्पैक्ट रखने चाहिए कि जिसमें हम उनकी इस चीज़ पे ख़ास तौर पे फोकस करें। और ये आज हमारी माएँ जो हैं, मुझे लगता है सबसे पहले उनकी ज़िम्मेदारी है कि जो आइंदा नस्ल है और एक खुशहाल माशरा जो है उसकी तश्कील जो है अपनी बेटियों की तालीम पर खुसूसी तवज्जो देकर उस पर फोकस करें, क्योंकि पढ़ी लिखी बेटियाँ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ा लिखा माशरा और पढ़ी लिखी कौम बना सकती है। इसीलिए मैं आपको कहूँगी कि अगर आप अपनी कौम को तालीमी याफ्ता करना है तो उसकी माँ को पढ़ा दें, उसकी माँ की तरबियत करें, उनकी माँ को एजुकेट करें, उनकी जहानियत तेज़ करें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे पास काशिफ साहब मौजूद हैं, वो क्या एलेबरेट करेंगे, आइए। वेलकम बैक। प्रोफेसर डॉक्टर काशिफ फराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं और हमें बता रहे हैं कि बच्चों की तरबियत कैसे करनी है। हम वालिदैन जो हैं बच्चों की तरबियत में काशिफ साहब कौन सी ऐसी बुनियादी गलतियाँ कर देते हैं जिसकी वजह से बच्चों की तरबियत जो है वो ख़राब हो जाती है? हाँ, ज़बरदस्त बात है। अभी हम जो बात कर रहे थे ब्रेक से पहले वो ये थी कि जो आज की जनरेशन है उसका राब्ता सेकंड जनरेशन से नहीं टूटा, थर्ड से टूटा है, थर्ड जनरेशन से। तो एक तो उसको कनेक्शन करने के लिए इज्तिमा करें, फैमिली के इकट्ठे हों, कोई ईद शबरात पे दिन रख लें, कुछ छुट्टियों में दिन रख लें, ताकि बच्चे अपने दादा दादी से, नाना नानी से लर्न करें, सीखें। जो सबसे अहम बात है, हदूद का तयन करें, बाउंड्रीज मुतय्यन करें बच्चों के साथ। जितने भी आप फ्रैंक हैं अपने बेटे और बेटी के साथ, जब तक आप हदूद नहीं रखेंगे कि मैंने कहाँ क्या बात करनी। मैं एग्जांपल देता हूँ, आपका बेटा रात को 11 बजे कह रहा है कि मैंने बाहर जाना है। जब आप ये कहते हैं ना कि तुम 13 साल के हो, अंधेरे में तुम नहीं बाहर जा सकते, बहुत बुरा लगेगा उसको। उससे कहिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि रात अंधेरे में आप जाएं तो मैं परेशान हूँगा। मैं कहें, तुम ना कहें। जब आप उसको कहेंगे तो चैलेंज लेगा, उसको कहेगा मैं जाऊँगा ही जाऊँगा, ज़िद करेगा। जब आप मैं कहेंगे उसके अंदर एम्पथी होगी कि मेरा बाप मेरे लिए परेशान है। तो हदूद रखनी चाहिए कि आप मैं का इस्तेमाल करें, तुम का इस्तेमाल ना करें। दूसरा जो हमारा बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो है कि बच्चे की सेल्फ़ इस्टीम को हम जो है ना बड़ा मजरूह करते हैं। प्लीज़ बच्चों को हर हालत में कबूल करें। वालिदैन, कहाँ लिखा हुआ है कि हर एक का बच्चा बिल गेट्स ही बनेगा? कहाँ लिखा है कि मेरा बेटा जो है वो जब तक बोर्ड में टॉप नहीं करेगा मुझसे प्यार नहीं करूँगा? कहाँ लिखा है 24 घंटे मेरा बेटा और बेटी मुझे देख के मुस्कुराते रहें? यार उनके दुख नहीं, उनको प्रॉब्लम नहीं, उनकी परेशानियाँ नहीं, उनके डिप्रेशन नहीं, उनकी दोस्तियाँ नहीं, उनकी लड़ाइयाँ नहीं यूनिवर्सिटी में, उनके टीचर नहीं उनको डांट रहे, उनके ऊपर प्रेशर नहीं। कभी वो खुश होगा, कभी नाराज़ होगा, कभी सोया होगा, कभी जाग रहा होगा। बच्चे को हर मूड में कबूल कीजिए, हर मूड में। ही और शी इज़ योर सन एंड डॉटर। उसके गुड बैड मूड सारे, बल्कि बैड को ज़्यादा एक्सेप्ट कीजिए। ही और शी नीड्स यू मोर इन द बैड मूड। भी अच्छे मूड में तो सारे दोस्त यार उसके साथ हैं, क्लास फेलो, टीचर। बैड मूड में उसके साथ कौन है? अगर माँ भी साइड पे हो जाए, बाप भी, तुम हर वक्त ऐसे रहते हो, तुम हर वक्त जले बुसे रहते हो, तुम्हें हर वक्त परेशानी रहती है, मैं खुद थकी आती हूँ, मैं खुद थका आता हूँ, तुम, वो कहाँ जाए फिर? किससे बात करे? फिर सोशल मीडिया पे जाएगा, मोहल्ले में जाएगा। सो प्लीज़ अपने बच्चों को हर तरह के मूड में, हर तरह की पोजीशन में। तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चे हमें वक्त दें, बच्चे हमें वक्त दें, ये चिक चिक में ना बैठे रहें। हम ये कहें, हम ये करें कि हमने बच्चों को वक्त देना है। होना ये चाहिए। मुझे जाते ही सबसे पहले बच्चों के साथ गेम खेलनी चाहिए। बच्चे गेम खेल रहे हैं, मैं जाते ही कहता हूँ, जब देखता हूँ लगे होते हो तुम, नहीं, मुझे क्या खेल रहे हो, दिखाओ मुझे, जबरदस्ती मुझे भी दिखाओ, जरा मुझे भी सिखाओ। 15 मिनट से आप उनसे खेलेंगे, वो 1 घंटा आपके साथ पढ़ेंगे बैठ के। अरे वाह! छोटा बेटा कार्टून देख रहा है, उससे जाके बैठ कहते अच्छा कौन सा है, अच्छा ये कब से आ रहा है, जबरदस्त, ये कौन है, बिल्कुल मासूम बन जाए। वो इतना एंजॉय करेगा कि मेरी मम्मा को कुछ नहीं पता, वो आपको बताएगा। जब वो आपको बताएगा बातें तो आपको पता चलेगा इसका हीरो कौन है, इसका विलन कौन है। अब वो चीज़ें पैदा कीजिए अपने अंदर। क्यों गया वो टीवी के ऊपर, क्यों उसको ये हीरो लग रहा है, मेरी पर्सनैलिटी में क्यों, अच्छा मुझसे क्यों नहीं बात की उसने, उसको को देखना पसंद किया। तो थोड़ा सा उसके साथ चलिए। जब आप उसके चलेंगे ना, फिर जिधर चाहेंगे वो आपके पास चलेगा। अच्छा, हमने अपने कहने पे, अपने रास्तों पे ऐसे नहीं लेके आना। पहले हमने उनकी सुननी है। अच्छा, फिर हमने उनको अपने डेफिनेटली उनके साथ चलें तो सही ना। उनका दिल करता है मेरा पापा मम्मा मेरे साथ चलें, उसका दिल करता है मैं अपने खिलौने दिखाऊं, मैं अपनी गेम्स दिखाऊं, उसका दिल करता है मैं मोबाइल खोलूं और कहूं ये देखिए। हम लेके तो देते हैं, खेलते तो नहीं। खेलते नहीं, यही तो प्रॉब्लम है ना। बल्कि हम तो डांटते हैं। तो मैं इसलिए लेकर दिया था मैंने टैब के, 24 घंटे टैब खोल कर बैठे रहो। प्ले स्टेशन ले लेंगे, अकेला बंदा कैसे खेल के कमरे कॉम्पिटिशन में जाकर खेलेगा। इंडिया में उसका बहुत अच्छा दोस्त होगा,
अमेरिका में उसकी बड़ी अच्छी सहेली होगी, जी। मम्मा उसकी सहेली नहीं होगी, पापा उसके दोस्त नहीं होंगे। अरे वाह। अच्छा दूसरी बात, दूसरा हम घर के स्टाफ वगैरह को कहते हैं खेलो, अल्लाह अकबर, अपने घर तो के फिर मेट्स उनकी वगैरह को अटैचमेंट, कहते हैं खेलो, इनके साथ टाइम दो, अटैचमेंट हो जाएगी उसके साथ, फिर आप फुटबॉल गिला खेल ना- लो ये। फिर आप गिला ना कीजिएगा कल। इसी तरह तो अटैचमेंट होती है यूनिवर्सिटियों कॉलेजों में लड़के लड़कियों की, जब घर में टाइम नहीं देते फिर किधर जाएं वो। देखिए ना, अंदर का कैथारसिस है, मेरा और आपका दिल करता है कि हम किसी से बात करें, कनेक्ट होना चाहते हैं हम। ये जितना कुछ भी हम कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, टिकटॉक से लेकर फेसबुक से लेकर ट्विटर, इसका मकसद क्या है? कनेक्ट होना ही चाहते हैं हम, और क्या करना चाहते हैं? फिर खाने पीने की तरफ भी आते हैं। इतनी आपने माशाल्लाह ज़बरदस्त मिसालें दी, अभी तक किसी ने मुझे नहीं लगता तरबियत के टॉपिक पे यहाँ से बात शुरू की हो, ठीक है। मगर लास्ट मिनट है मेरे पास क्योंकि ब्रेक है, ब्रेक के बाद फिर हम वापस आप ही के साथ आएंगे। मुझे बताइएगा, जब बच्चे खा पी रहे होते हैं, ज़्यादातर माओ को, पेरेंट्स को गुस्सा उसी वक्त आता है, तो इस वक्त जब लंच वापस आता है स्कूल से, ऑल दैट टिफ़िन बॉक्स खोलते हैं, अंदर चीज़ें वैसी होती हैं, सुबह सुबह उठ के माएँ बनाती हैं, फिर लगाती भी हैं, गुस्सा भी करती हैं, चिक चिक भी करती हैं। इस सिचुएशन में बच्चों को खाने पीने की तरफ कैसे लाया जाए? बच्चे आपका अक्स हैं या बच्चे का अक्स हैं? जो आप बच्चे को खाने को दे रहे हैं आप खाते हैं? तो फिर मुझे आप बताइए ना, मैं वो चीज़ को बना के दे रहा हूँ जिसे खुद मैं नहीं खाती, और उसे कह रहा हूँ तुमने क्यों नहीं खाई। भाई जब मैं उसके सामने बैठ के खाऊंगा, मुमकिन नहीं मेरा बच्चा वो ना खाए। मेरे घर में सब्जी बनेगी, मेरा बच्चा सब्जी खाएगा। मैं हर वो चीज़ से बना बना कर पैक करता हूँ। सर आप रुके, इस पे हम आगे एलैबोरेट भी करेंगे ब्रेक के बाद, ठीक है? स्टे ट्यून। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। बच्चों के साथ दोस्ती, बच्चों की तरबियत हमारा आज का टॉपिक है। आप कॉल भी कर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। और प्रोफेसर डॉक्टर काशिफ फराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो साइकोलॉजिस्ट हैं, और हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पर ये जो एक तलवार है कि भाई इसके ऐसे असरात हैं कि बच्चों को हम सोशल मीडिया देखने ना दें, उनको उस पर बैठने ना दें, तो हम इस तरीके से कैसे अपने बच्चों को सोशल मीडिया से बचा सकते हैं कि वो कोई गलत चीज़ ना देखें, गलत तरबियत हासिल? ज़बरदस्त। पहली बात तो ये कि जब हम छोटे थे तो हम सुनते थे कि बच्चों को टीवी ना देखने दें, फिर जो हमें रोकते थे वो टीवी पे खुद प्रोग्राम करना शुरू हो गए। बचपन से हम सुनते थे, हमारे मस्जिद के मौलवी साहब कहते थे लाउड स्पीकर जो है शैतानी इजाद है। आज वो उसी लाउड स्पीकर पे चंदा मांग रहे होते हैं। ये जिस सोशल मीडिया को अब तलवार कह रही हैं, फ्यूचर इसका है, फ्यूचर एआई का है, आइंदा इंसानी आंखें अल्लाह ने ऐसे तैयार करनी है कि इसकी लाइट्स का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। इंसान के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाने हैं। प्लीज़ उसे तलवार ना कहें, वो बच्चों का IQ EQ बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, मैं हमेशा एक शेर बोलता हूँ तो आपके सामने बोल देता हूँ, लोहे की मशीनों में नहीं कोई खराबी, मट्टी की मशीनों की कोई चाल गलत है। हाय हाय, द वे वी यूज दोज मशीन्स, इसे चेंज करने की ज़रूरत है। वाह, समझाएं क्या तैयार करना है। आपका बच्चा सोशल मीडिया पे जाता है, साथ जाइए उसके, उसे कहिए मुझे भी ले चलो, मुझे नहीं आता इसको करना। अच्छा, उसे कहिए तुम टिकटॉक बनाते हो, प्लीज़ कहीं मुझे पीछे खड़ा कर लो। अटैच साथ कनेक्ट हुई है बच्चे के, प्लीज़ अच्छा, करने दीजिए उसको जो चाहता है वो। हाँ, अब ये अच्छा। बात क्या देखना है क्या नहीं देखना, हाँ। आप रोक लेंगे उसको? कैन यू स्टॉप हिम और हर? नहीं, पहले वो बातें अच्छी आप करनी शुरू कर दें, वो खुद ही अच्छी चीज़ों की तरफ राग़ब हो जाएगा। आप टाइम देते हैं उसको अच्छी बातों के लिए, बताते हैं अच्छी बातें क्या होती हैं, बुरी क्या होती हैं। चलें एक और तरह से देखते हैं, आपके घर मेहमान आता है, मेरा दोस्त आता है, सबसे पहले क्या करता हूँ, बच्चों अंदर जाओ, मेरे दोस्त आए हैं। ऐसे ही है। हाँ, भाई ऐसे ही। और भाई जब दोस्त और सहेली आई है तो अंदर से बुलाने का वक्त आ गया बच्चों को। आहा, क्या आओ बात है। आकर बैठो, आओ आकर बैठो, पता चले तुम्हारा बाप अपने दादा से बात कैसे करता है, वाह। तुम्हारा बाप अपने ताया रफीक से बात कैसे करता वाह, है, क्या बात है। तुम्हारा बाप अपने दोस्त से बात कैसे करता है, तुम्हारा बाप फूफी की इज्जत कैसे करता है, तुम्हारा बाप कहाँ बोलता है कहाँ चुप हो जाता है, वाह। तुम्हारी माँ कहाँ बादब हो जाती है। ये बच्चा सीखेगा जब बिठाएंगे उसको। आप उसे अंदर भेज देते हैं, जहाँ बिठाने की जरूरत है वहां आप उससे अपने से दूर कर देते हैं। हाँ, कई हम लोग ये कहते हैं बच्चों को कहते हैं ना, बड़ों में बैठ के क्या करो, जाओ अपना खेलो। तो बच्चों इसका को बड़ों में मतलब- तो बिठाना है। अच्छा, इसका मतलब हमारी खुद की गुफ्तगू सही नहीं है, सेंसर वाली है, खराब है, गलत लहजा है, गलत लैंग्वेज है, गलत टोन है, कि हम डर रहे हैं, हम इनसिक्योर है कि बच्चे ना सुन लें। और हम क्योंकि खुद वो हरकतें करते हैं, हमें लगता है बच्चे भी करते होंगे। यकीन करें नहीं करते, नहीं करते, हम ज्यादा करते हैं, बच्चे नहीं इसलिए उन पे ना ब्लेम डालें प्लीज। अच्छा, जरा जाके आप चेक तो कीजिए, डेटा चेक कीजिए, नेट के ऊपर गूगल पे गूगल कीजिए, कितने परसेंट बच्चे इसमें इन्वॉल्व है, कितने परसेंट अडल्ट आर डबल इन्वॉल्व्ड देन योर चिल्ड्रन। हाय, बच्चों के पास तो और बड़ी फैसिलिटीज हैं,
आप लगे हुए हैं उसके ऊपर, खुद को ठीक कीजिए। मैं जब कहता हूं ये बातें तो कई लोग कहते हैं जी कई लोग घर में ऐसे आते हैं उनको बच्चों से नहीं मिलवाना होता। मैंने कहा सबसे पहले उनसे मिलना खुद छोड़ दें। वाह, जो आपके बच्चों के लिए टॉक्सिक है वो आपके लिए उससे ज्यादा टॉक्सिक है। ऐसा शख्स मेरे घर के ड्राइंग रूम में कैसे आया जो मेरे बेटे और बेटी के लिए ठीक नहीं है? अरे वाह, मेरे घर में इंटर कैसे हुआ वो? क्या बात। तो सबसे पहले मुझे डिस्कनेक्ट करना है उसके साथ। तो बच्चों को साथ लेकर जाएं। बच्चे आपका प्रोजेक्ट नहीं है, बच्चे आपके जिस्म की तौसीन नहीं है। प्लीज क्लियर कर लें इस बात को। वो जो कहते हैं ना जी वो जी हमारे जिस्म, बिल्कुल तुम्हारे जिस्म की तौसीन नहीं है। एक इंडिपेंडेंट एंटिटी है, सांस लेता जिस्म है पूरा, उसका अपना ब्रेन है, उसकी अपनी सोच है, उसका अपना एटीट्यूड है, उसका अपना बिहेवियर है। प्लीज उसको उसकी जिंदगी जीने दीजिए। वो आपकी कोई रिसर्च का प्रोजेक्ट नहीं है। सर आपने नजरिया ही बदल दिया। वो आपका प्रोग्राम नहीं है कि जी मैं दोबारा कर लूंगी, उसको खराब हो गया तो अली दोबारा करते हैं इसको। काशिफ साहब इस पहलू से तो हमने कभी सोचा ही नहीं। मैं खुद आपको बता रही हूँ ये लफ्ज मैंने खुद आज तक एक बार बिगड़ी तो बिगड़ जाएगी। एक बात बिगड़ी तो बिगड़ जाएगी। जिंदगी जुल्फ नहीं जो संवर जाएगी। वाह। ये बच्चा और बच्ची अगर मैंने बिगाड़ दिए तो इनको मैं संवार नहीं पाऊंगा। इसे प्रोजेक्ट के तौर पे मत देखिए कि ऐसे करो ऐसे नहीं करो जिंदगी। फिर अगली बात, प्लीज इनके साथ कम्युनिकेशन ना तोड़िए। प्लीज किसी सूरत में आपका बेटा और आपकी बेटी कितनी बड़ी से बड़ी गलती करे, कम्युनिकेशन मत तोड़िए प्लीज। उसे आपकी जरूरत है। ये जो माँ बाप घर से बाहर निकाल देते हैं, बोलना छोड़ देते हैं, कई दिन पसंद की शादी करना चाहे तो वो घर से निकाल देते हैं। जायदाद में से बेटियों को आग कर दिया जाता है कि अपनी पसंद की शादी करेगी, हमारे ख़ानदान में बाहर शादी नहीं होती। लड़के अगर बाहर की लड़की पसंद करके लाना चाहें तो नहीं, हमने ख़ानदान की इस कज़न के साथ ब्याह था, तूने सोचा कैसे हमारी नाक कटा दी, ख़त्म। पढ़ाई में फेल आया, घर से निकाल दिया, खाला की तरफ पड़ा हुआ है, सज़ा दे रहे हैं, अजीब टॉर्चर दे रहे हैं। तो ठीक, सारी बातें आपकी ठीक। मैं कहता हूँ नाराज़ होने का हक है वालिदैन को, होइए। कम्युनिकेशन तोड़ने का हक किसने दिया आपको? मुझे उस वक्त आपकी ज़रूरत है। हो सकता है मैंने गलत फैसला किया हो। बाप खाने की टेबल छोड़ के चला जाता है, बच्चा अगर टेबल पे आके बैठ जाए कि मैंने बात नहीं करनी तो मैं कहा था उसको कमरे में खाना दो। यस, फिर कभी नहीं ऐसा करें। आप कहें फिर मैं भी कमरे में ही खाऊंगा तुम्हारे साथ, कोई बात नहीं। अगर बेटा कह रहा है, बेटी कह रही कमरे में खाना, कहें ठीक है हम दोनों मियाँ बीवी वहीं आ रहे हैं, वहीं खाते हैं, कोई मसला नहीं है। भाई वो तोड़ना चाहता है, आप ना तोड़ने दीजिए प्लीज़। आप कनेक्ट रखिए उसके साथ। आप बड़े हैं, आपको समझ है। वो बच्चा, उसको बच्चे के तौर पे लीजिए प्लीज़। ये किस एज तक बिहेवियर रखना है ऐसा? हर एज तक रखना है, बुढ़ापे में भी रखना है आपने। अच्छा, बड़ा ही है, वो 80 साल का है, उसका बेटा 60 साल का है, उस 60 साल वाले को भी ज़रूरत है कोई डांटे उसको। आपको पता है जब हमें हमारे वालिदैन किसी बात से रोकते थे तो हम दादा से कहते थे, मेरे अब्बू को समझाएं, मेरी अम्मी को समझाएं। मेरा दादा कहता था शबीर अब मुंडा ठीक कह रहा, क्योंकि थर्ड जनरेशन के साथ कनेक्शन बहुत होता है। वो बुजुर्ग बन जाते हैं, आप लोगों ने ब्रिज बुजुर्ग बच्चे बन जाते हैं, वो बच्चे उनके साथ आइडेंटिफिकेशन करते हैं। आपने देखा दादा दादी जो हैं वो घोड़ा बन जाते हैं बच्चों के साथ, वो उंगलियां पकड़ के चलाते हैं, बच्चे कनेक्ट हो जाते हैं। अगर बाप और माँ ये काम करें तो बच्चा उनके साथ कनेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उनके साथ कनेक्ट? तो प्लीज अपने बच्चों को अपने से दूर ना कीजिए, कम्युनिकेशन न तोड़िए। दादियां तेल की मालिश मलती हैं, चंपी करती हैं, लड़कियों के बाल जुल्फे खूबसूरत, बेटियों के बाल कैसे कैसे बनाती थी वो, और चूरियां खिलाना दादियों का, सेहत खिलाना, देसी घी खिलाना, पका के खिलाना। नानियां दादियां तो वो थी जो हमें नहलाती भी थी। हम शर्म से कहते थे कि मैं 7 साल का हो गया हूँ, वो कहती थी मैं आंखें बंद कर लूंगी लेकिन तुम्हें सिखाऊंगी कैसे नहाते हैं। सर एक एक चीज़ जिन्होंने उन लोगों से सीखी है, वो फ़िज़ा किसी दुनिया के मैदान में किसी जगह पर गलत तरफ नहीं जा सकते, बिकॉज उन बुजुर्गों का उनके ऊपर साया है, हमेशा उनकी दुआ रहती है उनके ऊपर। तो प्लीज़ उनके साथ आज तो हम अपने बच्चों को ही सिखाते हैं ना। दादी ने बड़े आपके जो भाई हैं उनके बच्चों के सामने आपके बेटे को जलील कर दिया, उसको बोला कि सूख के कमज़ोर हो गया, फाका ज़्यादा हो गया, क्या चूज़ा मुँह निकल गया तेरा। अब वो बीवी आके मियाँ को लड़ती हैं कि भाई आपके बेटे को जलील किया है आपकी अम्मी ने आपके भाई के बच्चों के सामने। मैं नहीं मिलूंगी ना, मैं बच्चों के दिमाग में बैठ गया कि दादी जो है गलत, जबकि दादी ने तो फिक्र से बात की है। अच्छा, अगर यही काम ये करती कि अगले दिन खाने पे बैठकर कहती कि बेटा बेटी जो कल आपके चचा और ताया ने आपसे बात की थी उस पर बात करते हैं, थोड़ा सा हौसला बच्चे को देती, थोड़ा सा ताया को समझा देती, तरीके के साथ बात कम्युनिकेट की जा सकती है। लड़ने की क्या ज़रूरत है, अलग होने की क्या ज़रूरत है। और मैंने देखा जब आप ड्रिलिंग करते हैं ना, एक एक कतरा जब आप पत्थर पे फेंकते हैं तो सुराख होना शुरू हो जाता है। अच्छा, मियाँ बीवी लड़ रहे हैं झगड़ रहे हैं, गालम गलौज भी हो रही है,
उठाना भी हो रहा है, घर से निकलो ना निकलो जा, ये तलाक वलाक ऐसी बातें बच्चे देख रहे हैं। बच्चों का तो कोई कसूर नहीं है। अब बच्चे क्या करें, किसकी सपोर्ट करें, किसकी ना सपोर्ट करें, किधर बोलें किधर ना बोलें। कुछ बच्चे उठते हैं बाप की तरफ उठ जाते हैं, हाथ उठाने के लिए उठ जाते हैं कि हमारी माँ के लिए कोई ऐसी बात की तो हम आपकी ना तबीयत साफ़ कर देंगे। बाप ने तो वही रोटी खिलानी है, प्यार करना है, शफकत की निगाह से देखना है, मगर बीच के किसी झगड़े में बच्चे ने किसी ने कोई बात कर दी है बाप से, तो बाप की तो ज़िंदगी गई। उसने तो कमा के लाया है, उसने तो मेहनत की है, ठोकरें खाई हैं ज़माने की। मतलब मियाँ बीवी के झगड़ों में बच्चों ने उठा के बाप को जलील कर दिया, माँ को जलील कर दिया। इस सिचुएशन में पेरेंट्स क्या करें? प्लीज़ ओवर। देखिए, जो माँ और बाप लड़ रहे हैं ना, उनके लड़ने के बावजूद अगर उनकी इलादगी नहीं हो रही, उसकी बड़ी वजह वही बच्चे हैं। उन बच्चों की वजह से सब कुछ कबूल कर रहा है वो बाप भी और वो माँ भी, चाहे उन दोनों में कोई भी बुराई है, आप कुछ भी है, मियाँ में या बीवी में कोई फॉल्ट नहीं है, बच्चों की वजह से। हो सकते हैं आपकी वाइफ के मसाइल हों या हस्बैंड के हों, बच्चों के तो नहीं है ना, वो नहीं तो है। दोनों के माँ बाप हैं वो। हाँ ना, ऐसे मौक़ों पर बच्चे बड़े भी हो जाते हैं बाज़ का। बच्चे फैसला साजी में छोटी उम्र में जी, छोटी उम्र में 2-3 साल की बच्ची और बच्चा फैसला कर देगा कि मामा ठीक कह रही हैं कि पापा ठीक कह रहे हैं। उनको फैसला साजी करने दीजिए, डिसीजन मेकिंग उनके हाथ में दे दीजिए। उनसे कहें बेटा हम तो दोनों पागल हैं, लड़ रहे हैं, बड़े हैं, पता नहीं है, बेटी तुम तो समझदार हो, तुम बताओ हमें से किसकी कितनी गलती है। वो इतने अच्छे अंदाज में आपको बताएगी, पापा आप ऊंचा बोले थे, मामा आपने खाना टाइम पे नहीं बनाया था, दोनों को पता चल जाएगा। अब मौका तो दीजिए उस बच्चे को। आपको लगता है उसको कुछ पता नहीं है, उसे सारी समझ आ रही है कि पापा का कहाँ कसूर है, मम्मा का कहाँ कसूर है। अच्छा, उसे सारी समझ आ रही है। यस, वो इतना अंडरस्टैंड करते हैं। कम्युनिकेशन उनके पास उतनी नहीं होती जितनी आपके पास है, क्योंकि आप ड्रामे कर लेती हैं, वो नहीं कर सकते। वो डायरेक्ट बात कर देते हैं, जुमला बोल देते हैं। कभी बच्चे के किसी जुमले को आसान मत लीजिए, कभी उसको नॉन सीरियस मत लीजिए। ये आपकी बात सही। मैं कल मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह के साथ, डॉक्टर्स लोग थे सारे, उनके साथ खाने पे गई तो उनका कार्ड नहीं चला। मैं वैसे ही कार्ड लेके, उनका कार्ड नहीं चला स्वाइप के टाइम पे, तो वो ना हैंड से वो बिल बना के तो वो सारा हिसाब किताब कर। तो मेरी बेटी वहाँ पे कहती है मेरा बर्तन धोने का कोई मूड नहीं है, मैं जा रही हूँ। तो मैं ये देख रही थी कि बच्चों को, सब 9 साल की बच्ची है, उस बच्चों को समझ है कि अगर अभी पैसे नहीं दिए तो इधर इनके होटल में हमें बर्तन भी धोने हैं। जी बिल्कुल ठीक है, इसलिए कि उसने वो चीज़ें सीखी हैं जो आपने अब जाकर सीखी हैं। उसने बहुत अर्ली एज में अपने माँ और बाप की एक्यूमन जो है, विजडम जो है, वो उसके पास है, प्लस उसके पास लेटेस्ट विजडम है जो उसने दुनिया से ली है थ्रू सोशल मीडिया। सर आप कहीं नहीं जा रहे, आप अभी हमारे पास ही बैठे हैं, कहीं आगे हमारा टाइम खत्म हो गया। मगर मैं बताऊं, ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक को हम ख़त्म नहीं कर सकते इतनी जल्दी। तो स्टे ट्यून प्लीज़, हमारे साथ ही रहिए। हम आपको दोबारा ज्वाइन करते देखते रहिए मॉर्निंग विद फिज़ा, और हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर काशिफ फरासा, एंड ही इज़ अमेजिंग। कम बैक। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। मैं ना एक वॉइस सुना रही थी काशिफ साहब को कि मैंने कल अपने एक्स हस्बैंड को एक वॉइस भेजी जिसमें मैं बड़ा इरिटेट होकर मैंने बोला कि फवाद रोज़ घर आती है, ये 4-5 दिन हो गए, और रोती भी आती है, घर के अंदर एंटर होती है, चीखती हुई रोती हुई, मैं नहीं जाऊँगी, इसको मेरी बेइज्जती होती है, वो मुझसे लड़ाई करती है। उसकी एक दोस्त है, तो आपस में इनकी कोई बन नहीं रही, जिसकी वजह से वो बहुत इरिटेट होती है। कुछ बच्चे होते हैं आपको थोड़ा सा इरिटेटेबल, थोड़ा सा तंग करते हैं। अब इस सिचुएशन में जब बच्चे घर इस तरह से एंटर हो तो हमें क्या करना चाहिए? मतलब मैंने तो कल अपने एक्स को बोला कि जाके प्लीज़ स्कूल में बात करो। उसने क्या किया कि वो उनकी मामा का नंबर मांगना कि आप मामा का नंबर मिले तो मैं बात कर लूँ उनसे। तो मैंने कहा मैं उनकी अम्मी से बात करूँ या स्कूल में बात करूँ, मुझे सिचुएशन का समझ कोई नहीं आया। तो भी आप बैठे थे, तरबियत पे बात हो रही है, तो व्हाई नॉट यू टेल कि मुझे किससे बात करनी चाहिए और इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना चाहिए। अच्छा, जब आपने अपने घर का, अपनी बेटी का इशू कहीं डिस्कस करना शुरू कर दिया तो बेटी की तरबियत तो बीच में रह गई। अच्छा, अगर आप बेटी से ये कहते हैं कि आओ बेटी मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। एक छोटी सी बच्ची हुआ करती थी तुम्हारे जितनी ही, और वो स्कूल जाया करती थी। उसकी एक दोस्त थी, उससे उसकी नाराज़ी हो जाती थी। उसने एक दिन आकर अपनी मम्मा से कहा कि मम्मा मुझे फलाना लड़की बहुत तंग करती है। मम्मा ने कहा बेटा वो किस बात पे तंग करती है? मैंने कहा मम्मा वो मेरी चीज़ों को छेड़ती है, तंग करती है। मम्मा ने कहा ऐसा करते हैं जो तुम्हारे पास चीज़ें एक एक मैं तुम्हें और ले देती हूँ, वो तुम अपनी दोस्त को गिफ्ट कर दो। वो जब भी तुम्हें तंग करे तुम उसकी अच्छी बातें सोचो कि ये मेरी दोस्त भी थी, ये मेरा साथ भी देती है, ये क्लास में भी है। अब चंद एक चीज़ें देखकर थोड़ा सा प्रॉब्लम में आ गई है। एक्चुअली आपकी बेटी में प्रॉब्लम नहीं था, दूसरे की बेटी में प्रॉब्लम था, मगर उसका इलाज आपकी बेटी बहुत अच्छा कर सकती थी। आपने उसे जब रिएक्शन करना सिखाया और उस रिएक्शन को आगे भेज दिया, अब आपकी बेटी डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाएगी ज़िंदगी भर।
कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएगी। अब जब भी शादी के बाद भी उसकी लड़ाई होगी, वो आके फिजा को कहेगी मामा मेरा हस्बैंड मुझे ये कह रहा था। हाय हाय हाय, क्या क्योंकि बात आपने उसको जोड़ी सिखाया आपने। ही नहीं। अच्छा, सिखाया इसका नहीं आपने मतलब उसको। इंडिपेंडेंट करना है, उससे अपनी इंडिपेंडेंट सिचुएशन से करना हैंडल है, करना है। उसकी फीलिंग को Wow. समझना है। We don't need to talk to the parents. Yes. पेरेंट्स मीटिंग रखें किसी ना, से- फिर हमने स्कूल को बॉदर करना टीचर मीटिंग्स करके। देखिए अच्छा। बुलेट्स हैं जो मुझे और आपको पढ़ते हैं, डेली बुलेट्स। हाँ, एक तरीकाकार ये है कि मैं बुलेट से बचूं, यूं करूं यूं करूं यूं करूं, जो आप बच्ची को सिखा रहे हैं। कितने जी। बुलेट से बचेगी वो? हाँ। कितने बच्चों से बचेगी? वाह, एक है मैं बुलेट प्रूफ हो जाऊं। क्या बात, बुलेट प्रूफ करने बच्चों को। सही है। बेटी जब कोई इस तरह से बात करे, तुमने पॉजिटिव रहना है। अच्छा, बेटी तुमने अब दस्तार ईदी की तरह आज के बाद 2 रुपए लेके जाने, एक अपने लिए एक अपनी दोस्त के लिए। वाह, बेटी जब वो तुमसे बुरा कहे तो तुम उसे आगे से इतना कहो, तुम मेरी दोस्त रही हो, मैं तुम्हें बुरा नहीं कह सकती। वाह, अरे वाह, कैसे मुमकिन है कि वो बच्ची बुरी रह जाए? ठीक है। सिर्फ पॉजिटिविटी के साथ उसको। फिर जो बेटी के साथ वाकयात पेश आ रहे हैं उसे लाशौरी अंदाज में कहानी की शक्ल में बेटी को सुनाइए। गाड़ी में जाते जाते कहिए, आज मेरे काशिफ साहब मेहमान आए थे, उनकी बेटी स्कूल जा रही थी, उसको बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, पता है तुम्हें? उसे बच्चे तंग कर रहे थे, बुलिंग कर रहे थे, उसकी चीज़ें छेड़ रहे थे, काशिफ साहब बड़े परेशान थे। पता है मैंने उसको क्या कहा? अब वो बताइए जो अब मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपकी बेटी सोचेगी ये तो मेरे साथ भी आ रहा है, अच्छा मामा ने ये बताया, वेरी गुड। उसने लर्न कर लिया आपसे। अच्छा। आपने बेटी को बताया भी नहीं कि तेरा इशू है। हाँ। आपने किसी का इशू लिया, सिर्फ कहानी उस तक पहुंचा दी। वाह। सोल्यूशन दीजिए। इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन देन यू आर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। वाह, अगर आप मसले का हल नहीं कर रहे, आप खुद एक मसला है, बच्चे के लिए मसला क्रिएट कर रहे हैं। बच्चे को बुलेट प्रूफ बनाइए। बेटी जिंदगी में क्योंकि हम सारे यही करते हैं, पेरेंट्स मीटिंग कॉल करते हैं, ये नहीं करना है हमने बच्चों में आपस, क्योंकि बच्चे की किसी की गलती नहीं है सर, 2 ना, मिनट जो बाद लड़ बच्चे- रहा है, जो या ये लड़ रही है, जिसकी दोनों कंप्लेंट लेके आप जा रहे हैं, 5 मिनट बाद दोनों इकट्ठे बैठे होंगे। इकट्ठे बैठे होते हैं। तो भाई हाँ। क्यों आप इस तरह कर रहे हैं? फिर हाँ। उनके पेरेंट्स को भी तंग। इसको समझाइए बेटी, अच्छा। बेटी तुम फिजा की बेटी हो, तुम्हें उससे ज्यादा समझदार होना है। अच्छा, बेटी अपने अपने बेटी तुमने उसे लीड करना है। अरे वाह। वो तो फॉलोअर है, वो तो फॉलोअर है। आपको फॉलो करना है उन्होंने। बेटा अच्छा। आप तो इंजन का वो डिब्बा हो जो सारे डिब्बों को खींचता है, तुम तो इंजन हो। ऐसे ये तो समझा। डिब्बे हैं। हाय हाय, इन डिब्बों में अगर शोर ज्यादा है बेटी, आपने उनको मंजिल पर पहुंचाना है। अरे बेटी आप ज्यादा समझदार हो। बेटी आपको लोग दुनिया जानती है। बेटी आपकी मम्मा को दुनिया जानती है। बेटी जब आप मसले हल करेंगी, लोग कहेंगे यार देखा ना फिजा ने कितनी तरबियत की। बेटी तुमने तो मुझे समझाना है अगर मैं कहीं प्रॉब्लम में हूँ। वाह। तो सर, मुझे- एक और पॉइंट ऐड करेंगे। हम अपने बच्चों को समटाइम्स किसी जगह पे ऐसी सिचुएशन में डाल देते हैं जहाँ पर वो लोग जो खड़े होते हैं वो खुद भी घबरा जाते हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को किस लिहाज से, किस लहजे से और एकदम से स्नप कर दिया। बच्चे बड़ा कॉन्फिडेंस लूज़ कर जाते हैं, मैंने देखा है सिचुएशंस में। तो आप ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करना सिखाएंगे देखने वालों को? बहुत अच्छी बात आपने की। कुछ ऐसा भी होता है, और इसके साथ ही ऐड कर लीजिए, मेहमान बैठे होते हैं, बच्चों को बुलाकर कहते हैं इधर आओ अंकल को पोइम सुनाओ, इधर आओ अंकल को वो सुनाओ। और बच्चा बेचारा ऐसे कर रहा था यूं करके। पहली बात तो ये है कि प्लीज़ उस वक़्त अवॉइड कीजिए किसी तरह का रिएक्शन करने में। उस वक़्त जो होना था वो हो चुका है, पास्ट को चेंज नहीं किया जा सकता। अब जब ये हो चुका है, जब घर जा रहे हैं, उस वक़्त इस बात को डिस्कस कीजिए। बच्चे को बताइए कि बेटा वहाँ हुआ क्या था एक्चुअली, आपने ये जो काम किया बेटा इसके पीछे क्या रीज़न थी आपकी। एंड मुमकिन है कोई वैलिड रीज़न है उस बेचारे की जिस पे आप गुस्सा कर रहे हैं। पहले रीज़न सुन लीजिए। जब सुन लिया आपने रीज़न, अब उससे क्वेश्चन कीजिए। हम तो यही कहते रहते हैं ना, घर चलो अभी बताते हैं। यही तो प्रॉब्लम है हमारी, क्योंकि हमें खुद ये कहा गया था तो घर चल ज़रा, जो सीखा मैंने आगे उसको लगा दिया। मैंने लर्न नहीं किया कि मैं बच्चे से पूछ तो लूँ, वन साइड डिसीजन तो ना मैं कर दूँ बच्चे के बारे में। फिर बच्चों को उस घबराहट से, उस टेंशन से निकालने के लिए एक्सरसाइज करवाइए। कैसे करवानी है आपने खुद कीजिए साथ बैठकर। ये देखिए, एक हाथ है आपका, ये देख रही हैं आप, इसकी फिंगर्स हैं, उनसे ऐसे हाथ उंगली रखिए अपनी राइट, उनसे कहें जब उंगली ऊपर जाए सांस खींचना है, जब नीचे जाए तो सांस निकालें। ब्रीद इन ब्रीद आउट। देखिए वाह, अच्छा, नाक से खींचना, नाक से निकालना। फिर से कहिए बेटा आप राइट हैंड से करो। इससे हमारा क्या हो रहा है? इससे क्या होगा, बच्चे का आईक्यू बढ़ेगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, बच्चे को नींद अच्छी आएगी। रात को आज ये कीजिए, अपनी बेटी को ये 4 टाइम्स करवाइए,
फिंगर ब्रीदिंग एक्सरसाइज, देखिएगा कितनी मजेदार नींद आती है उसको। अच्छा, ये जबरदस्त है नींद के लिए। थेरेपी भी है किड्स की? सर ये स्लीपिंग थेरेपी है, IQ EQ को इंप्रूव करती है, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाती ये है। लिटा के भी बेड पे करा सकते हैं? यस, लिटा के, बिठा के, खड़े, जैसे आपको इजी लगता है। मसला ये है कि हाथ सामने हो और आप उंगली से कर रहे हो। इसी तरह खुद भी कीजिए, उनको भी करवाइए। अच्छा, उनकी घबराहट कम हो गई, जब कम हो जाए, रिलैक्स हो जाए, अब उनसे बात शुरू कीजिए। बेटा वहाँ क्या हुआ था, क्वेश्चन कीजिए, अजम्पशंस को क्वेश्चन कीजिए। सर एक और बात, स्कूल से आते के साथ ही जो हम बच्चों से शुरू हो जाते हैं ना कि कैसा पेपर दिया था, क्या पढ़ाया था, वो पूछा था, वो बुक दी थी, कैसा हुआ था, ये हमें फ़ौरन पूछना चाहिए या नहीं? अच्छा, बच्चों को किस तरीके की टेंशन देनी चाहिए जब बच्चे घर आए स्कूल से? जो ही बच्चा आपकी गाड़ी में बैठता है या घर आता है तो सबसे पहले उसे कहिए, आज आप कितने अच्छे लग रहे हैं। ओह व्हाट अ लवली, आज कितना फ्रेश आए हो। अच्छा, है या नहीं है वो? भले मुंह काला हो गया धूप में, हाउ फ्रेश यू आर। बच्चे को बोल रहे थे। जबरदस्त, आज तो आपने, अच्छा आज आपने क्या किया वहां पर, कौन सा अच्छा काम किया आपने। पेपर की बात बाद में ही पूछी जा सकती है यार, पहले उसकी तारीफ तो कर दें। हाँ। उस सुबह से लेकर 2 बजे तक रहा है, उसने एक खास लिमिटेड माहौल में, बाउंड्रीज में उसने वो टाइम गुजारा है, उसको थोड़ा सा हौसला दीजिए और कहिए बहुत अच्छा लग रहा है, सुबह मिले थे हम 2 बजे मिल रहे हैं, इतने वक्फे के बाद तुम्हें देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर उससे आहिस्ता आहिस्ता बात शुरू कीजिए। अच्छा एक बताओ, मुझे सारा दिन का बताओ, जैसे आपका नहीं दिल करता मुझसे कोई पूछे आज नशरियात कैसी रही, हाँ। उसका भी दिल करता है मुझसे कोई पूछे आज स्कूल कैसा रहा। हाँ, मुझसे उसे कोई कहिए- ना पूछे तो मेरा तो हजम उसे कि नहीं जब होता। मैं सुबह तुम्हें ड्रॉप किया था, बताओ गेट से क्या हुआ था। अच्छा और उसके हर बात में इंटरेस्ट लीजिए। अच्छा, जब वो अपनी बात सुना ले, कैथारसिस कर ले, अब उसे प्यार से पूछिए, पेपर भी था आज, आई होप कि तुम्हारा पेपर जबरदस्त हुआ होगा। अरे वाह, फिर उसको मौका दीजिए। अगर वो कहे कि मम्मा नहीं आज पेपर बहुत टफ था, नो इशू बेटा, पेपर मुश्किल भी आते हैं, आसान भी आते हैं, कल आसान आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। सर आप हमारे साथ हैं, एक ज़बरदस्त टॉपिक है आज, क्योंकि हम औलाद की तरबियत, औलाद के साथ दोस्ती, औलाद के साथ जो नाइंसाफ़ी हमसे सरजद हो जाती है, बीइंग अ पेरेंट्स हमें पता नहीं चलता, ख़ास तौर पे बेटियों के साथ। बेटियों को जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता, जैसे ही वालिदैन इंतकाल फरमा जाते हैं तो फिर उसके बाद जो भाई होते हैं वो उन बहनों के हक़ पे कब्ज़ा कर लेते हैं। इसके ऊपर बात करेंगे, हमारे साथ एक और मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, स्टे ट्यून, कॉल्स भी शामिल करेंगे, आप कॉल कीजिएगा, जिनके इशू हैं, जिनके हक़ और जिनके जो पैसे खा लिए गए, जिनके भाइयों ने वसीयत और जायदाद में से, तो वो आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे पास एक और मेहमान है जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, बैरिस्टर अली खलील साहब हैं, और इनसे आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे वो बहुत अहम है, इस वजह से क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले के मुताबिक बहनों को जायदाद में हिस्सा ना देने का जुर्माना होगा। इस बारे में तफसीलात क्या है और इस फ़ैसले पर क्या अमल दरामद है और कैसे किया जाएगा, इस पर बात करेंगे हम। अली साहब आपसे बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। तो सबसे पहले इसी सवाल का जवाब दीजिएगा, ये जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है ये बहुत सख्त नाफिज किया गया इस दफ़ा, तो किस तरीके से ये औरतों के लिए अच्छा है, अब क्या रूल्स नाफिज होंगे जिस तरीके से वो अपने जो है ये जायदाद में हिस्सा ले सकें? थैंक यू वेरी मच। इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का भी ये फैसला है, असल में ये कानून ऑलरेडी मौजूद है और हमारे यहाँ क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट के बाद जिसको हम कहते हैं सेक्शन 498A, उसमें ये है कि अगर कोई भाई अपनी बहन को विरासती जायदाद से महरूम करता है तो उसका 10 लाख रुपए जुर्माना होगा और 10 साल की कैद होगी। तो ये हमारे पिनल कोड में ऑलरेडी मौजूद है। 10 लाख का 10 लाख तक जुर्माना हो सकता है और 10 साल की कैद हो सकती है। अच्छा। लेकिन अभी प्रैक्टिकली सज़ा की तरफ हम लोग गए नहीं है, जेल की तरफ नहीं गए। ठीक। उसकी रीज़न मल्टीपल रीजंस है, लेकिन एक रीज़न उसमें ये कि आमतौर पर बहनें अपने भाई के खिलाफ FIR का इंदराज करवाती नहीं है, यानी वो खुद स्टैंड नहीं लेती इस तरफ जाकर। ठीक, तो अब जैसे किसी को जायदाद मिली नहीं है, मैं ये यहाँ से शुरू करना चाहूँगी, तो फिर वो क्या कर सकती है? दो उसके पास ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो वो क्रिमिनल अगर वो लॉ को लेना चाहती है कि वो उसको सज़ा की तरफ लेके जाए, जेल की तरफ, तो उसके खिलाफ FIR का इंदराज करवा सकती है। FIR के माध्यम उसको 10 साल जुर्माना और 10 साल कैद हो सकती है। दूसरा फिर वो सिविल कोर्ट जाएगी और सिविल कोर्ट में जाके वो अपना जो भी उसका हिस्सा बनता है उसके मुताबिक उसका मुतालबा करेगी। तीसरी एक बहुत अहम चीज़ है जो हमारे यहाँ लोगों को भी इतनी अवेयरनेस नहीं है, वो ये है कि हमारे यहाँ ख़वातीन की विरासती हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बड्स पर्सन मौजूद हैं जिनका ख़ास तौर पर काम ही सिर्फ ये है कि वो ख़वातीन के विरासती हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। और उनका तरीकाकार भी बड़ा सिंपल है कि वाइट पेपर पर अभी आप एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं एंड विद इन 6 मंथ्स जो अमर स्पेंसर है वो इस बात का पाबंद है कि वो आपको थ्रू कंसर्न डिप्टी कमिश्नर आपकी जायदाद का कब्ज़ा और इंतकाल करवा कर देगा।
लेकिन अभी तक इस पे चूंकि अवेयरनेस नहीं है, इसलिए ख़वातीन स्टैंड लेना स्टार्ट नहीं हो रही। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला, नो डाउट कि ये एक बहुत अच्छा फैसला और अच्छा इनिशिएटिव है, और इससे पहले भी मल्टीपल इस तरह के फैसले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आते रही हैं। लेकिन चूंकि अभी मैं बिंग अ लॉयर ये समझता हूँ कि लोअर कोर्ट में मज़ीद ट्रेनिंग की ज़रूरत है। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट तक गया क्यों है, क्वेश्चन ये है। अगर ये सुप्रीम कोर्ट तक नौबत गई है, इट्स मीन कि केस कम से कम पिछले 8-10 साल से चल रहा होगा। वो सिविल कोर्ट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, देन हाई कोर्ट्स, और ये फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया है। और अगर एक केस इतना लेंथी चल रहा है, मैं समझता हूँ इन बहनों को भी सल्यूट है कि जो अपने शरई और लीगल राइट के लिए इतना लंबा स्टैंड ले गई हैं। क्या ये फैसले का इतलाक बाप को भी पहुंचता है कि अगर बाप अपनी चीज़ों में से हिस्सा नहीं दे रहा बेटी को, तो क्या ये बाप के ऊपर भी फिर? अच्छा, हमें एक कंसेप्ट देखना पड़ेगा कि जो विरासत है ये होती ही बाप की डेथ के बाद है। बाप की डेथ ज़िंदगी में नहीं हो सकती। हाँ, अपनी बाप अपनी लाइफ में गिफ्ट कर सकता है औलाद को, और उसमें भी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। वो ये है कि आम तौर पर वालिद का ये रवैया होता है, अक्सर देखने में आता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी उठाते हैं और अपने बेटों के नाम पर कर जाते हैं। मगर वो तो एज गिफ्ट होती है ना, क्योंकि वसीयत तो हुई नहीं है ना। जी, लेकिन उस पर भी सुप्रीम कोर्ट की 2018 में जजमेंट आ गई थी गिफ्ट पे। जी, गिफ्ट पे। उसमें यह है कि अगर कोई बाप अपने बेटों को गिफ्ट कर रहा है, हाँ। जिससे ये जाहिर हो रहा है कि इस गिफ्ट का मकसद सिर्फ बेटियों को महरूम करना बेटी का हिस्सा नहीं गिफ्ट की बेटी को बिल्कुल नहीं दे रहा। Okay. तो कल को आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर बेटी चाहे तो उस गिफ्ट को चैलेंज कर सकती है, ओके, और वो इंतकाल कैंसिल हो जाएगा। इवन कुछ केसेस ऐसे भी आए कि जिसमें 30-40 साल के बाद जाके बेटी ने क्लेम किया, और 30-40 साल के बाद भी इंतकाल टूटे। अब देखिए, इंतकाल की चेन बन चुकी थी, तब तक प्रॉपर्टीज आगे जा चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद इंतकाल टूटे। ठीक, काशिफ साहब मुझे बताइएगा ये क्या वजूहात होती हैं, क्यों पेरेंट्स जो हैं अपनी रहती ज़िंदगी में अपने बच्चों को इस तरह के हिस्सों में तकसीम क्यों नहीं करते? अपनी जायदाद जो वसीयत होती है उसमें क्यों नहीं बेटियों को हिस्सा देते? वैसे तो बेटियों को रहमत कहा जाता है, मगर जो कुछ होता है वो यही कहते हैं आगे नस्ल चलाने वाला बेटा है, उसको गिफ्ट कर देंगे, मगर बेटी को नहीं देंगे, या बच्चों को बेटों को नहीं बोलेंगे कि बेटियों का हिस्सा देना मेरे मरने के बाद। जी बिल्कुल सही है। ये जो अभी आपने लीगल बातें सुनी बैरिस्टर साहब से, उसका तो मुझे इतना नॉलेज नहीं है, मैं तो एक माहिर नफ्सियात के तौर पे बात कर सकता हूँ। फ़िज़ा ऐसा है कि रहमत कुनैन की ज़ाहरी वजूद और पैदाइश से पहले बच्चियों को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था। हम कहते हैं कि आजकल बच्चियों को ज़िंदा दफन नहीं करते, मैं कहता हूँ आजकल भी करते हैं। वो इस तरह से करते हैं, उस वक़्त कब्र खोद के दफनाया जाता था, अब जब तक वो ज़िंदा रहती है उसे रोज़ाना दफनाया जाता है। हाय हाय। हम ज़ाहरन कहते हैं कि हम ख़ातमुन नबिय्यीन की उम्मत में से हैं। मुझे तो पहले इस बात की हैरत हो रही है सुनकर ये बातें कि इस पर सुप्रीम कोर्ट को हुक्म देने की या कानून में कुछ चीज़ दाखिल करने की ज़रूरत थी, जिसका शरीयत ने और अल्लाह ने ऑलरेडी हुक्म दिया हुआ है। बड़ा वाज़े अंदाज में कहाँ कुरान मजीद में एक आयत दिखाएं जहाँ कहा है कि बेटे और बेटी में फ़र्क है? कहीं भी नहीं। बायोलॉजिकल जो फ़र्क अल्लाह ने दिया उससे उनकी क्या अहमियत कम कर दी अल्लाह ने? वो तो सिर्फ बज़ाहिर लुक है। जो उस दुनिया में सबसे बड़ा रोल मॉडल अल्लाह ने दिया, खातमुन नबिय्यीन, उनको तो बेटी देकर उस बेटी की तरबियत करवा के बताया कि बेटी किस तरह तरबियत की जाती है। क्या बात है। और कैसी तरबियत की उस बेटी की, क्या बात है। कैसा हिस्सा दिया उसको नबूवत में से कि वो हसन और हुसैन और सुकैना की वालदा बन रही हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। कि पूरी की पूरी जन्नत ही उनकी है, पूरी की पूरी कायनात की उनकी है। माशाल्लाह। तो क्या सीखा हमने उस हयात तैयबा से, क्या सीखा हमने उस सीरत से? इसका मतलब है कि जो मुआशरे में रहते हुए कबायली रवायात थी हज़ारों सालों की कि मर्द जो है वो लीड करेगा और वो ज़मीनों का हिस्सा इसलिए नहीं देंगे बेटी को कि उससे तकसीम होने से कमज़ोर हो जाएगा मेरा कबीला। इसका मतलब है कि वो हमारी कबायली रवायात जो थी वो हमारी शरीयत पर, वो हमारी ट्रेनिंग पर, वो हमारी सीरतुल नबी पर, वो हमारे कुरान पर, वो अल्लाह के अहकामात पर नौज़बिल्ला हावी हो गई हैं। शर्म करनी चाहिए हमें इस बात के ऊपर। ये तो फैसले की ज़रूरत ही कोई नहीं है, इसलिए कि ये तो ऑलरेडी अल्लाह का हुक्म है कि आपने अपने बेटे और अपनी बेटी दोनों की, कहाँ किस आयत किस हदीस में लिखा है कि दोनों में से किसी एक को तलीम और तरबियत देने वाला वालिदैन जो है वो जन्नत में जाएंगे? दोनों का लिखा हुआ है, बेटी और बेटे का। सो इन दोनों को इस तरह से तकसीम करके रखना माशरे में, उनके ऊपर नफ्सियाती असरात होते हैं। बेटे को देसी घी की रोटी देना, बेटी को सूखी रोटी देना, बेटे को गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिल करवाना। बेटियों का ही होता है, रात का सालन बचा पहले वो खा लो तो भाई के लिए नई हांडी नए पराठा बन जाता है। अच्छा फ़िज़ा, ये कहना कि बेटी तो शादी करके दूसरे घर चली जाएगी, अगर हर वालिदैन ने यही सोचना शुरू कर दिया तो ये जो माँ बैठी हुई है जिसकी बेटी की शादी हुई है, अगर इसके वालिदैन भी यही सोचते दूसरे घर चली जाएगी तो इनकी तरबियत कौन करता है जिनकी आज अब बच्चों के ऊपर फ़ख्र कर रहे हैं?
ये दूसरा घर कोई नहीं होता, प्लीज। बेशक बेशक, घर एक ही होता है। घर एक ही होता है। अच्छा, आपसे भी मैं ये पूछना चाहूँगी कि क्या ये मजहबी रिवायात विरासत में ख़वातीन के हुकूक पर असरअंदाज होती है? अच्छा, जिस सर ने बात की ना, मैं इनको एक सेकंड करूँगा कि सबसे पहले जो विरासत का कॉन्सेप्ट है अगर पाकिस्तान में मौजूद है तो इसकी जो बेस है वो कुरान है। और कुरान में अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरती से एक चीज़ की है, जो सूरह निसा आयत नंबर 10, 11, 12 में अल्लाह ताला इसको विरासत का जिक्र फरमाते हैं। वो दो बातें बड़ी अहम हैं। एक तो पहले बेटी का हिस्सा बताया और फिर बताया गया कि बेटे को बेटी का दुगना मिलेगा। मीन्स कि अल्लाह ताला ने पहले बेटी का हिस्सा बताया कि बेटी की प्रॉपर्टी है, उसके बाद बेटे की आ रही। एक बात। दूसरी, इसमें मैं हमेशा बड़े दुख से कहता हूँ कि बहुत अहम आयत अल्लाह ताला ने जो सूरह निसा आयत नंबर 11, 12, 13 में फरमाया कि ये हदूदुल्लाह हैं। विरासत के बारे में अल्लाह ताला ने लहदा से तकीद किया है, हदूदुल्लाह हैं और इनके करीब मत जाओ, इनकी खिलाफ वर्जी मत करो, और जो इनकी खिलाफ वर्जी करेगा उनके लिए दर्दनाक अजाब है जिसमें वो हमेशा रहेंगे, जिसमें टाइम लिमिट नहीं है। तो ये जो ज़बरदस्ती प्यार मोहब्बत में बहनों से माफ़ करवा लिया जाता है हिस्सा, मैं कि इसको छोड़ इस तरह दो, मुझे ज़रूरत है, मुझे यूँ है, तो मेरी गुड़िया है, तुझ पे कोई वक्त होगा तो मैं कर दूंगा, फिर इस पे क्या कहता है? इसमें सबसे बड़ा कसूर वो बहनों का खुद है, बेटियों का खुद है, किसी और का नहीं है। अब ये देखेंगे हम लोग बेतहाशा फजूल बातें करते हैं कि जी हम तो अपनी बेटी के घर से, बहन के घर से पानी का गिलास भी नहीं पीते, उसकी पूरी जायदाद खा के बैठ जाते हैं। अरे वाह, तब हमारी गैरत कहाँ जाती है? बेशक। और यहाँ पे आई स्वेयर मैंने ऐसे ऐसे डिसेंट पढ़े लिखे और दीनदार लोगों को देखा जिनको देखने वाला इमेजिन भी नहीं कर सकता कि ये किसी के 1 रुपया भी खा सकते हैं, और वो दावा करते हैं कि जी हमें कोई साबित करें हमने कभी किसी के 1 रुपया खाया हो, और बेटी की बहन की पूरी पूरी विरासती जायदाद खा के बैठे होते हैं। और ये एक घर की कहानी नहीं। अब अगर इसके फैक्ट्स चेक करें, फिगर्स चेक करें, तो 90% लोग पाकिस्तान में बेटियों और बहनों को विरासती जायदाद से महरूम रखते हैं। या तो वो मुकम्मल तौर पर हिस्सा देते ही नहीं है, या वो एज पर मैरिट नहीं देते, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फॉर्मेलिटी थोड़ा बहुत दे दिया जाता है, और वो उससे लिखवाते हैं पूरा कि मेरे भाइयों ने मेरी बाप की विरासत जायदाद में से मुझे हिस्सा दे दिया है। उसके बाद वो हाजी नमाजी पूरे रहते हैं, उनकी दाढ़ी माशाल्लाह पूरी रहती है, उनके माथे पे मेहराब भी पूरा रहता है, लेकिन बेटी की जायदाद पूरी कहाँ गई ये कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि मजहबी रिवायत में ये विरासत का जो हुकूक है हमारे यहाँ इसको बेईमानी माना नहीं गया। मैं आपको इसकी छोटी सी एग्जांपल दूं। अभी मेरे सामने एक केस ला था जिसमें मैं उनकी सुलह के लिए कोशिश कर रहा था। उसमें भाई ने ये वर्ड यूज़ किए कि जी हमारे वालिद साहब ये कहते थे कि जो धी भैन हिस्सा मंगल लग पे ना, यानी जायदाद में से अपना मुतालबा करना शुरू कर दे तो बगैर तो हो जाती है। हाय हाय, ये भाई ने वर्ड यूज़ किया, आई स्वेयर। और ये एक घर की कहानी नहीं है, बेतहाशा घरों की कहानी है। अपना हक मांगने पे बेटियां बगैरत हो बगैरत, और वो बगैरत नहीं होता जो उसका हिस्सा खा के बैठा होता है, वो बगैरत नहीं होता जो उससे इमोशनल ब्लैकमेल करके उससे प्रॉपर्टी छिड़वा रहा होता है। अगर अल्लाह ताला ने आपको 2 हिस्से दे दिया तो आप तीसरा बेईमानी से इमोशनल ब्लैकमेल करके आपका क्या बन जाएगा? इनका कुछ भी नहीं बनता। काशिफ साहब मुझे बताएं, ये जो बहनों का हक खा के बैठ जाते हैं, उस वक्त आप क्योंकि साइकोलॉजिस्ट भी, वो बहनें क्या सोच रही होती हैं, उनके जहन में क्या चल रहा होता है, उनको क्या सोच आती है, किस हालत की शिकार होती हैं? अभी बैरिस्टर साहब ने अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में बताया बहनें क्या सोच रही होती हैं। वो इतना भाई से प्यार करती हैं कि वो FIR ही नहीं देती उनके ख़िलाफ़, वो एप्लीकेशन नहीं देती उनके ख़िलाफ़। वो कहती हैं कोई बात नहीं, मेरा भाई है, वो कुर्बानी दे देती हैं भाई को। फिर आल्दो कि उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि उनका भी कसूर है, लेकिन वो क्या करें, उनका खमीर बना है कि भाई से प्यार करना सिखाया गया उनको कायनात के सबसे बड़े रहमत कुनैन ने यह बताया कि बेटी के दिल में रहम दिली होती है अपने माँ बाप और अपने भाई के लिए। इस वजह से वो ये सोच रही होती हैं कि कोई बात नहीं, अगर हिस्सा नहीं दिया अल्लाह इसका भला कर दे। क्या बात है जी। शर्म उनको करनी चाहिए जो इस दुआ के होते हुए भी नहीं सोचते। अभी सर ने कहा कि मर्द को 2 हिस्से और बेटी को, तो इसकी वजह ये थी कि उस मर्द के ऊपर जिम्मेदारी लगाई गई, उसने वालिदैन की उनको संभालना है, उसने उस घर का इलाज कराना, इस वजह से, वरना दोनों में कोई फ़र्क नहीं रखा। को थोड़ा सा मज़ीद एलैबोरेट करते हैं। अब कानून की जो ये एक मदद है वो हम किस तरीके से ले सकते हैं? वो बहनें, वो बेटियां जो अब अपना हक लेना चाहती हैं, कंप्लेन करना चाहती हैं, कोई ऐसे कंप्लेन सेंटर्स, कोई ऐसी लाइव कॉल्स जहाँ पे हेल्पलाइन कॉल्स जहाँ पे कर सकें, क्योंकि देखें जिन लोगों ने हक मांगना है, जिन लोगों के हालात ख़राब हैं, वही अपना हक मांगेंगी ना। अच्छे बुरे हालात में, शादी के बाद अगर शोहर अच्छा नहीं है या ख़ानदान वाले अच्छी नहीं है और पैसों की ज़रूरत पड़ी उनको, वही मांगेंगी। तो उनके पास इतने पैसे तो होंगे नहीं कि वकीलों की फ़ीसें भी दे सकें। तो कोई ऐसा आप रास्ता एलैबोरेट कर दें, बता दें। होना ये चाहिए कि हमारे यहाँ सिविल कोर्ट्स में भी जहाँ पे वो केसेस जहाँ पे बहनों की विरासती जायदाद के इशू है, हम उनको अलहदा करें
उसकी रीज़न ये है कि पाकिस्तान में विरासती जायदाद से रिलेटेड लाखों केसेस पेंडिंग आ रहे हैं। और बड़ी माजरत के साथ हमारी जो लोअर जुडिशरी है, इसमें भी अक्सरियत जजेस की इस पर ट्रेनिंग नहीं है। पुराने इंतकाल तोड़ते हुए उनको एक बार तकलीफ़ होती है कि यार हम अपने कंधों पे वज़न क्यों लें, और इस तरह के केसेस में आम तौर पर रिजल्ट्स मिलते हैं हाई कोर्ट में आकर। हाई कोर्ट में आते हुए एक आम आदमी या ख़ास तौर पर ख़तून वो मल्टीपल चैलेंजेस को फेस करती है। अब जुडिशरी, मेरी बल्कि सुप्रीम कोर्ट से भी गुजारिश है इसमें कि लोअर जुडिशरी में जजेस की तो ट्रेनिंग पर, और सेकेंडली विरासती जायदाद के लिए सेपरेट कोर्ट्स का क्या, जैसे हमने कंज्यूमर कोर्ट सेपरेट किए, इसी तरह हम विरासती जायदाद से इनहेरिटेंट कोर्ट्स सेपरेट क्यों नहीं कर सकते? जब तक ये सेपरेट कोर्ट्स नहीं होगी तब तक एक तो ये बात नहीं है। दूसरी बात है कि हमने इसके लिए अम्बड्स पर्सन कायम ज़रूर किया, जो ख़वातीन के बरात, जैसे मैं पहले भी अर्ज कर रहा था, लेकिन अम्बड्स पर्सन एक चीज़ पर आकर अटक जाते हैं, वो ये है कि जहाँ पे इंतकाल हो चुका होता है पास, वो उसको कहते हैं जी कि चूंकि इंतकाल पास हो चुका है और पुराना है, हम खुद पे बर्डन नहीं लेंगे, अब सिविल कोर्ट चले जाएं। सिविल कोर्ट जाके फिर वही 10-12 साल की प्रैक्टिस। हालांकि इसमें हमारे CPC में, सिविल प्रोसीजर कोड में अमेंडमेंट आ चुकी है, उसमें यह है कि लोअर जुडिशरी 6 मंथ के अंदर केस को वाइंड अप करेगी, लेकिन 6 मंथ्स में वाइंड अप होते नहीं है। उसकी मल्टीपल रीजंस हैं, हम लोग उसको लिंगर ऑन करते हैं, जिस तरह की इस डिसीजन में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें लॉयर्स की भी गलती है, कुछ लॉयर्स जो इसको लिंगर ऑन के तरफ लेके जाते हैं। अब ओबियसली जो भाई ज़मीन दबा कर बैठा हुआ है ना, उसकी तो कोशिश होगी कि ज़मीन का कब्जा मेरे पास है, केस जितना लटकेगा मेरा उतना फ़ायदा है, और वो सुप्रीम कोर्ट तक जाते 20-25 साल भी गुजर चुके होते हैं, वो 20-25 साल उसको इंजॉय कर रहा होता है। इवन देहातों में या शहरों में जो रेंटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, 20-25 साल में उससे जो फ़ायदा उठाते हैं, वो उसके कोर्स से कहीं ज़्यादा फ़ायदा उठा चुके होते हैं। तो जब तक इनके खिलाफ कंटिन्यूसली ख़वातीन स्टैंड नहीं लेंगी, अपने राइट को नहीं पहचानेंगी, और तीसरी बात यह कि उनकी हिस्से के ऊपर आगे बहुत से लोग हैं जिनका हक है, उनका अपना भी, सबसे पहले मेरी ज़ात पर मेरा हक है, और फिर आगे जो मेरी नस्ल चल रही है उसका भी हक है। और मैं बदकिस्मती से कहता हूँ, ये मुझे या सर को नहीं बात करनी चाहिए थी, ये आवाज़ हमारी वो उन बहनों को उठानी चाहिए थी जो ख़वातीन के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाती हैं। ये एक जेन्युइन इशू है, हर घर का इशू है। 90% ख़वातीन को विरासती जायदाद में बेरहमी से बेदखल किया जाता है। आप इस पे आवाज़ क्यों नहीं उठा रही? कौन सा देहात, कौन सा शहर पाकिस्तान में ऐसा है जहाँ पे ये गंदी हरकतें नहीं हो रही? कौन सी ज़ात बरादरी ऐसी है जहाँ पे ख़वातीन को विरासती जायदाद से महरूम नहीं किया जा रहा? कौन सा तबका है जो विरासती जायदाद में बेटी को, बहन को महरूम नहीं करता? जबकि हमारा मजहब भी इस चीज़ की जो है ना, तो आप इस पे आवाज़ क्यों नहीं उठा रही? अब अपने भाई को, अपने बाप को खुद जहन्नुम में फेंक रही हैं। अगर आप उन पे रहम करती हैं ना, तो उनको आप ये छोड़कर खुद आज की औरत मजलूम खुद बन रही है, खुद मजलूम बन रही है, खुद हासिल नहीं करती और ना लेना चाहती। जेन्युइन इश्यूज पे क्यों आवाज़ नहीं उठाई जाती? मेरा क्वेश्चन है। वेरी नाइस। कोई एक ऐसी मैसेज में चाहूँगी इस तरीके के हिसाब से, जो बेटियां भी अपने हुकूक नहीं ले रही हैं, जो पेरेंट्स भी नहीं दे रहे, जो भाई ऐसे सांप बन के अपनी विरासत पे हमला करके बैठे होते हैं और बहनों को पूछते तक नहीं है, माँ बाप के मरने के बाद उनके साथ लाताल्लुक हो जाते हैं, हक मांगना तो दूर की बात है, फिर रास्ते तो बेचारियों को वैसे ही पता नहीं होते। आपको पता है कैसा माशरा है, तो आई वुड लाइक टू एलैबोरेट कोई अच्छा सा मैसेज आप प्लीज़ हमारे माशरे को। फिज़ा, जो रिश्ता साहब ने बात बड़ी अच्छी की, असल में वो बहनें किस तरह मांगे, बचपन से उनको बताया गया अगर तुम बोलोगी ना तो स्टिग्मा ऐड कर दिया गया। इसका मतलब है कि तुम अच्छी औरत नहीं हो अगर तुम अपने भाई के बारे में, अपने बाप के बारे में कि उसने जायदाद, तुम लालची हो। जी बिल्कुल, ये कहा जाता है बकायदा, और उनके जैसे इन्होंने अल्फाज बोले, वो उनके लिए स्टिग्मा ऐड कर दिया गया। कोई भी बहन बोलने को तैयार नहीं इस डर से कि मुआशरा क्या कहेगा। और सर ने अभी बात की कि ये आवाज़ उठानी चाहिए उन NGOs को, उन हुक्मरानों को। मैं कहता हूँ मिंबर पे उठनी चाहिए भाई, मस्जिद के ऊपर हर जुमे में 15 मिनट सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर बात होनी चाहिए कि हम बेटियों को हक क्यों नहीं देते उनका। क्यों नहीं मौलवी साहब बात? क्योंकि उन्होंने खुद भी किसी का हिस्सा खाया होता है, मेरे जैसे कईयों ने हिस्सा खाया होता है। तो फिर कैसे बात करूं मैं? बात वो करेगा जिसने हिस्सा नहीं खाया, जो उस पर बिलीव करता है। आपने कहा कोई एक एग्जाम्पल, मैं तो हमेशा रोल मॉडल से एग्जाम्पल देता हूँ। ज़रूरत इस अमर की है कि तालीमात रसूल को किताबों के औराक से निकाल के ना, ये कुरान और हदीस से लोगों के किरदार में, कल्ब में, दिमाग में, एक्शंस में शामिल किया जाए। ये बातें ना करे, तसव्वुफ़ बरज़ुबां शायरी गुफ्तन खूब बस्त। बातें करना बहुत आसान है। मौलाना रूमी ने कहा था, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाके अपनी फितरत में या नूरी है ना नारी है। जिस दिन आपके मुल्क का वज़ीर आज़म, सदर, तीनों चीफ्स अपने ओपनली कहेंगे कि ये देखें मीडिया पे मैंने अपनी बहन को हिस्सा दिया, ट्रिकल डाउन इफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। वाह, नीचे तक जाएगा ये। आप एक शुरू तो कीजिए, एक एग्जाम्पल, एक कंपेन चलाइए। आप कहिए मैंने किया है, मैं गरीब नहीं हुआ। और याद रखिए गिविंग से मिलता है।
पकड़ कर रखने से छूटता है हमेशा। ये खालिक वो कायनात का हुक्म है। कहते हैं ना कि किसी का रास्ता अगर हम रोकेंगे और किसी का रास्ता रोकने के लिए किसी जगह खड़े, तो उसका मतलब हम भी तो वहीं खड़े ना जहाँ पर किसी को रोकने के लिए खड़े, हम भी तो आगे नहीं बढ़ रहे। सर तो देखिए ये ना, लोग भूल जाते कितनी खूबसूरत हदीस है कि ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर है, ऊपर वाला देने वाला नीचे वाला लेने वाला है। और आप भाई देने वाला बने तो सही, वाह। उस बहन की दुआ से वो जितना दिया उससे 10 गुना भाई को मिल जाएगा। क्या बिलीव तो होना चाहिए इसमें इंसान मैं का इसका। आप भी, एक मैं point add चाहूंगी करूं, कुछ, please। हाँ। सूरह फजर में अल्लाह ताला ने जहाँ पे कौम फ़िरऔन का जिक्र किया, समूद का जिक्र किया, वहाँ पे एक नेक्स्ट आयत आती है वतअकुलून अतरासा अकल लम्मा, कि अपनी विरासत को लपेटते हैं, वो तो हिब्बूनल माला हुब्बन जम्मा, और माल को समेट समेट कर रखते हैं। तो जहन्नुमियों की और फ़िरौनों की, आज के फ़िरौन की अल्लाह ताला ने ये बताया हुआ है कि वो है जो विरासत के माल को समेटते हैं। और इससे बड़ी बदकिस्मती क्या हो सकती है, अपनी बहन और अपनी बेटी के माल को आप समेटने पे लग जाएं। वाह जी, ज़बरदस्त। वाह जी, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आई होप आपको आज हमारे इस प्रोग्राम से और इस टॉपिक पे जो हमने बात की है, इस पे आवाज़ उठाई है, आपको कुछ समझ आई होगी। ये मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, जितनी जो बहनें हैं जिनके साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं, जिनको हक़ नहीं मिला, जिन्होंने अपने हक़ के लिए आवाज़ नहीं उठाई, उन्होंने कहा छोड़ो, नहीं आपने अपना हक़ नहीं छोड़ना। अगर आप छोड़ेंगी तो फिर आप जैसी बहुत सारी अपना हक़ छोड़ के बैठेंगी, और फिर इसी तरह हमारा माशरा जो तकलीफ़ों में और रुलता रहेगा, और इसी तरह हम डिप्रेशन का शिकार रहेंगे कि हमें बराबरी का हिस्सा नहीं मिला, हमें पूछा नहीं। आप अपने हक़ की आवाज़ उठाएं, बल्कि अपनी रहती ज़िंदगी में अपने वालिदैन से जब भाई को गिफ्ट की जाए प्रॉपर्टीज़, तो फिर आप भी बोलें कि मेरा गिफ्ट किधर है। जैसे आप टॉयज़ के लिए लड़ते हैं बचपन में, उसी तरह अब्बू अम्मी से आप बात कर सकते हैं, मगर अपने हक़ के लिए बात कीजिए, आवाज़ उठाइए, ताकि आगे की ज़िंदगी रुल के ना गुजरे। आपसे मिलते हैं मंडे को। अल्लाह हाफ़िज़।